देखो सभी, मंत्रिपरिषद वाले चैप्टर को हम प्रधानमंत्री के बारे में और मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे। मंत्रिपरिषद क्या हो, एक तो मंत्रिपरिषद हो, एक मंत्रिमंडल हो। बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन हो उसके अंदर, मंत्रिपरिषद क्या हो, मंत्रिमंडल क्या हो। और यहाँ तो पक्का सवाल पूछो। हेलो, तेरा टाइम वेस्ट करेंगे, चलो बात ना करो। तो मंत्री, एक तो प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, सारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानेंगे, देख लो ए टू जेड। ठीक, आर्टिकल, कुछ आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, 74 से लेकर 78 तक के आर्टिकल इसी के ही है प्रधानमंत्री के। जिसका 52 से लेकर 61 तक के आर्टिकल किसके, राष्ट्रपति के। 74 से लेकर 78 तक के आर्टिकल प्रधानमंत्री से संबंधित है। और भी बहुत सारे आर्टिकल है जो प्रधानमंत्री से संबंधित है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पता होना चाहिए कि बच्चे को पूछ ले जा, 74 तो पक्का होना चाहिए, समझ की बात है। ठीक, दिक्कत 63 वाला उपराष्ट्रपति से संबंधित, ये आर ओ के मेंस में पूछा है इसमें, जो आया था अभी, समझ की बात है। आर ओ का मेंस में उसमें ऐसे ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब चैप्टर पढ़ो ना, पूरा कंप्लीट होगा चैप्टर, तो उसके बाद घटना चक्र, पहले यूपीएससी का पीवाई क्यू लगा दिया, उसके बाद घटना चक्र का पीवाई क्यू लगा दिया। समझ में एक बात, साथ साथ वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी कवर हो जाए वहां से। समझ में आया बात। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, आज इसके बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद है क्या वाला। हमारे पास 74 पता क्या कहता, यूं कहा गया कि जो राष्ट्रपति हो ना, हमारे पास प्रेसिडेंट, हमारे पास राष्ट्रपति है, इस प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, एडवाइस और सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। इस मंत्रिपरिषद का मुखिया हमारे पास कौन, प्रधानमंत्री होगा। 74 में बात कह रखी कि हमारे पास जो राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट हो, उस प्रेसिडेंट को किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर, किसी सब्जेक्ट पर एडवाइस चाहिए, तो एडवाइस लेने के लिए उसके लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होगी, मंत्रिपरिषद होगी। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होगी, मंत्रिपरिषद होगी, वो उसे सलाह देने का कार्य करती है। अब उसकी जो एडवाइस होगी वह अनिवार्य होगी, बाध्यकारी होगी, बाउंडेड होगी, नहीं होगी। तो अब इस बात पर हम बात करते हैं कि बाध्यकारी होगी, नहीं होगी। इंदिरा गांधी ने इसमें बहुत बदलाव करा, समय समय बदलाव करा। 42वां संविधान संशोधन करा, हाँ ये रहा, 42वां संविधान संशोधन करा था इंदिरा गांधी ने। राष्ट्रपति के, जो राष्ट्रपति के लिए जो मंत्रिपरिषद का परामर्श वो अनिवार्य कर दिया। यानी मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया, प्रेसिडेंट को जो भी परामर्श दिया, सलाह दी, एडवाइस दी, वो उसके लिए अनिवार्य कर दिया, उसे मानना ही पड़ेगा, बाध्यकारी बना दिया। सही बात, यानी एक प्रकार से राष्ट्रपति की शक्ति को कम करने का प्रयास करा इंदिरा गांधी ने, अच्छा कह सकते हैं। अच्छा, हाँ, 44वें संविधान संशोधन करो, थोड़ा लिबरल हुई में, उदार हुई। जब लिबरल होगी, उदार होगी, तो 44वां संविधान संशोधन करके 1978 के अंदर इंदिरा गांधी ने क्या करा, ये कर दिया कि जो इन्हें एडवाइस दी जा रही थी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उस एडवाइस को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं। जैसे ऑर्डिनेंस वाला, बिल वाला मामला होगा कोई, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। कि आर नारायण ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस एडवाइस को दो बार लौटाया, तो हाँ, 2 बार अलग अलग मामलों में पुनर्विचार के लिए प्रधानमंत्री परिषद की सलाह को वापस लौटाया था। जब भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल की बात करता हूँ, मंत्रिपरिषद की बात करता हूँ, एक मंत्रिपरिषद हो, एक मंत्रिमंडल हो। आज समिति से जानेंगे कौन सा मंत्रिपरिषद हो, कौन सा मंत्रिमंडल हो। इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो बच्चे को, मंत्रिपरिषद बड़ी हो कि मंत्रिमंडल बड़ा हो। समझ नहीं बात है, मंत्रिपरिषद में ज्यादा सदस्य हो कि मंत्रिमंडल में ज्यादा सदस्य हो। एक यहाँ को बड़ा कंफ्यूजन हो, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कौन था हो और स्वतंत्र मंत्री कौन था हो। तो आज इसे बहुत आसान तरीके से समझ ही लेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे तुम, अभी वर्तमान समय का जो हाल चाल है वो भी दिखा देंगे तुम। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई, पता लग गया है क्या कहा मैंने तुम। ठीक, 74 में चले जाओ। 74 में एक बात और लिखी हुई, जो राष्ट्रपति को सलाह दी गई, राष्ट्रपति को जो भी सलाह दी गई, किसके द्वारा दी गई, मंत्रिपरिषद के द्वारा। मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को जो भी सलाह दी गई, वो सलाह को जो हो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है। मैंने कहा उसकी जांच नहीं की जा सकती, न्यायालय में उसकी जांच नहीं कर सकते। ऐसा ही स्टेटमेंट बनाकर तुमसे पेपर में बड़े आराम से, बड़े प्यार के साथ पूछा जा सकता है। याद रखिए बात है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह देगी, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह देगी, आप इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये बात याद रखिए बात है। 75 एक मानते हैं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। यस, मंत्रिपरिषद के अंदर बहुत सारे मंत्री आएंगे, सारे मंत्री, जितने भी मंत्री इस टाइम मोदी की कैबिनेट के अंदर मौजूद है ना, वे सारे के सारे मंत्री इसी के अंदर आ गए। अब इन मंत्रिपरिषद की, उन्होंने कहा ना, 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करते हैं। सही बात है, मंत्रिपरिषद के अंदर जितने मंत्री हो। अच्छा, एक चीज हो, व्यवहार में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ना बहुमत होगा, मेजोरिटी होगी, जिसके पास मेजोरिटी कितनी हो लोकसभा के अंदर, 273 के आसपास हो मेजोरिटी।
समझ में आएगी बात है। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास, जिस राजनीतिक दल के पास ज़्यादा मात्रा में मेजोरिटी होगी, ज़्यादा सदस्य उसके होंगे, तो उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। अभी 24 में जब चुनाव हुआ तो उसमें पता क्या हुआ, इसमें मोदी की पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं आई, केवल 240 सीट के आसपास, इन्होंने 240-60 के आसपास सीट प्राप्त करी। इन्होंने दूसरी पार्टी का समर्थन लिया। बिहार की पार्टी, नीतीश बाबू की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड जिसे कहते हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वहाँ की इनकी इन दो पार्टियों का समर्थन मिल रखा है। जब जाकर इनके पास 293 सीट बैठी, समझ में आई बात है। अब 293 सीट बैठी, अब न जो राष्ट्रपति इनवाइट करते हैं, चलो अब बीजेपी वालों अब तुम सरकार बना सकते हो। अगर ऐसा ना होता तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग कर ठीक तो इस चुनाव को भंग भी कर सकते थे, मजाक नहीं कर रहे, उनके पास पावर है, भंग भी कर सकते थे, और दूसरा इस लोकसभा को भंग कर दो, दोबारा फिर चुनाव हो सकते थे। और राष्ट्र जो प्रधानमंत्री अपनी तरफ से नियुक्त करने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति फिर अपनी तरफ से करते हैं, उनका विवेक काम करता कि किसे बनाना, कौन से व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना। याद रहेगी बात है। तो बहुमत प्राप्त करना, मेजोरिटी प्राप्त करना किसी भी लोकसभा के अंदर बहुत जरूरी हो, ये पता लग चुका है। अच्छा, अब हम जानते हैं इंपॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री की योग्यता के संदर्भ में संविधान में होना, साफ साफ कहते हैं, इंपॉर्टेंट बात सुन लो, ध्यान लगा। कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सके, लेकिन इसमें मंत्री बनने की योग्यता बता रखी, और जो मंत्री बन सके वही प्रधानमंत्री बन सके। संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप प्रधानमंत्री कैसे बनोगे, आपको इतना क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सही बात है, आप 12वीं पास होने चाहिए, आपकी डिग्री फर्जी होनी चाहिए, समझना ये बात है, ये फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, इसमें साफ साफ लिखा हुआ। इसलिए कुछ लोग ऐसे हमारे यहाँ से फर्जी डिग्री बनाना, यूनिवर्सिटी बनी 1995 में, उनकी डिग्री 1992 में। मैं मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री की योग्यता के संदर्भ में संविधान में होना है। मंत्री परिषद की योग्यता, मंत्री पद की योग्यता प्रधानमंत्री पद पर भी लागू होती है। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसका बनने के लिए इतनी एज होनी चाहिए, इतना वो होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मंत्री बनने के लिए योग्यता चाहिए, अब मंत्री बनने के लिए योग्यता, मंत्री कौन सा, इसका मतलब है जो कैबिनेट के अंदर मंत्री बनते हैं, उस मंत्री बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वही आप प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता होगा। अब तक 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो राज्यसभा के अंदर रहे, राज्यसभा तक आए लेकिन प्रधानमंत्री आए, उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। लोकसभा का चुनाव हर साल 5 साल के अंदर हो, समझ में आया बात है। राज्यसभा का जो चुनाव हो ना, राज्यसभा के चुनाव का पद जीत गए, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से रहे थे, समझ ये बात, कांग्रेस के टिकट पर। ये इंदिरा गांधी भी ये लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी, ये राज्यसभा से रही है। एच.डी. देवगौड़ा भी, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के हैं, समझ ये बात है। इनका पूरा परिवार आज भी बहुत, लेकिन पूरा परिवार गुंडागर्दी में लिप्त है। इंद्र कुमार गुजराल हो गया हमारे पास, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए, ये 4 ऐसे व्यक्ति रहे जो राज्यसभा के टिकट पर चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे हैं। ठीक, ये पूछ लेगा कौन कौन से ऐसे व्यक्ति, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब सवाल, ये शपथ कौन दिलाता, इन्हें राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाने का काम करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह भी है, समझ में आई बात यह, कि इनकी शपथ का उल्लेख किसी आर्टिकल में नहीं है, अनुसूचित 3 के तहत शपथ लेते हैं। वही बात है, जितने मंत्री होंगे और जितने प्रधानमंत्री भी होंगे अनुसूचित 3 के तहत शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति भी एक अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं, 69 के आसपास तहत, समझ नहीं बात है, अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास ये, अच्छा, राज्यपाल भी अनुसूचित 3 के तहत शपथ लेगा, ऐसा कुछ का आर्टिकल होगा, उसका खुद का आर्टिकल। राज्यपाल की बात चल रही, गवर्नर होगा हमारे पास। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, लिखा हुआ नहीं, शपथ राष्ट्र, इस प्रकार की शब्दावली संविधान में उल्लिखित नहीं है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अब मैं मान लो ये मोदी जी आए, अब मोदी जी को अपनी मंत्रिपरिषद बनानी, अब मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्री बनाने, तो उनकी नियुक्ति पहले कौन बताएगा, कौन बताएगा, प्रधानमंत्री बताएंगे इस व्यक्ति को मंत्री बनाना। अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया, ठीक, और ये मेरी पार्टी के अंदर सदस्य बैठे हुए, मैं कहता हूँ इस व्यक्ति को ना आलसी मंत्री बना दो, ठीक, आलसी तो कोई मंत्री नहीं होता, देख, तो कपड़ा मंत्री बना दो, चलो इसे स्वास्थ्य मंत्री बना दो, इसका खुद का स्वास्थ्य सही दिया, सही बात है। इस लड़की को क्या बना दो, इसे खेल मंत्री बना दो, खेल, अच्छा देखिए खुद ही खेल मंत्री चूज कर लो, इसे क्या बनाओ, शिक्षा मंत्री, नहीं इसमें गुण नहीं है शिक्षा के, कोई दूसरा और बताओ सर, खुद ही सुरक्षा कर लो, इसे कोई मंत्रालय नहीं मिलता, ठीक, इसे मैंने तय कर लिया, इसे मंत्रालय से बाहर रखा जाएगा, समझ ये बात है। तो ये पूरी मंत्री, अरे चुप हो जाओ, राहुल गांधी बनाएंगे, तो ऐसा करगा। लेकिन ये ना प्रधानमंत्री का विवेक होगा, वे किसे मंत्री बनाना चाहते हैं,
समझ की बात है, क्योंकि हमारे संविधान में यही लिखा हुआ, प्रधानमंत्री अपने स्वविवेक से कार्य करता, सो मोटो हो उसका, स्वविवेक काम करता है उसका, सो मोटो मतलब स्वविवेक काम करता है उसका कि कौन से व्यक्ति में मंत्री बनाना चाहते हैं। बात समझ में आई है। अभी मैं तुम्हें पूरी लिस्ट दिखाने पड़ा वर्तमान समय में जो पूरी की पूरी कैबिनेट मंत्री की लिस्ट है पूरी की पूरी, उसमें कौन कौन मंत्री कितने मंत्री, गूगल पर जाने वाला हूँ, टाइप करने वाला हूँ कैबिनेट मंत्री, क्योंकि पता होना चाहिए वर्तमान समय का हालचाल क्या चल रहा है। ठीक, अब इन पद ये किसकी शपथ लेते हैं, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इन मंत्रियों को भारतीय संविधान की अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 75(3) क्या कहता है, ये कहता है, ये आर्टिकल याद ना रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ ये बात है, लेकिन ये पता होना चाहिए इसके अंदर बात क्या लिखी हुई, ये बड़े काम की बात है। मंत्रिपरिषद जो हो, पूरी मंत्रिपरिषद इधर पूरी पूरी मंत्रिपरिषद बन चुकी। अभी एक काम करते पूरी मंत्रिपरिषद दिखाते हैं तो फील आ जाएगा, समझ ये बात है। इसको हटाते हैं। अभी जो मैंने वेबसाइट खोल रखी है इनकी गवर्नमेंट की, अगर तुम्हें चेक करना तो भारत या india.gov.in खोल सकते हैं तुम, पूरी जानकारी मिलेगी तुम्हें आराम से, कौन कौन इस टाइम क्या क्या, राष्ट्रपति की जानकारी मिल जाएगी, सारे राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। मैं इस टाइम मंत्रिपरिषद वाला सेक्शन खोल रखा है। मंत्रिपरिषद में सबसे ऊपर कौन है, कार्मिक जन शिकायत पेंशन मंत्रालय भी इनके पास, परमाणु ऊर्जा विभाग भी इनके पास, अंतरिक्ष विभाग भी इनके पास है। सभी प्रमुख नीतिगत मामले और सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किया हुआ सभी इनके पास है। जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया ना, जो बच गया, कोई विभाग वैसे बचा पड़ा तो ऑटोमेटिक मान ले जाओ उनके पास है। समझने की बात है, कोई विभाग अगर नहीं दिया गया। अब कैबिनेट मंत्री कौन कौन है समझ लो, इनकी कैबिनेट में कैसे कैसे मंत्री, मोदी जी ने इन सबको बनाया होगा, राष्ट्रपति ने इन्हें शपथ दिलाई होगी, और जानते हैं है क्या नाम है, श्री राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री है, रक्षा मंत्री है, संपर्क करे फेसबुक अकाउंट ट्विटर ये होने का। अब इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, दीपक रावत देखा तुमने, उसकी लड़की देखी, सही बात है, दीपक रावत का ससुर है वो। अच्छा अब तो होगा ना, दिक्कत तलाक होगा है ना। बीजेपी कैबिनेट के अंदर अगर मेरा कोई फेवरेट मंत्री है वो नितिन गडकरी, बहुत पढ़ा लिखा मंत्री, श्री नितिन जयराम गडकरी नाम है उसका, समझ बात है। इसने पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया और सच में एक ईमानदार नेता। आज तक बीजेपी के अंदर इस पर कोई आरोप नहीं लगाता, लगभग सब पर आरोप लग चुके और सब किसी न किसी मामले में फंसे हुए, और सच में देश के अंदर डेवलपमेंट करना चाहता है और इन्वायरमेंट की बात करता है। इसके लेक्चर भी सुनना बहुत अच्छे लगते हैं, लेक्चर भी सुनने में, ठीक नहीं, तो इनके सबके लेक्चर एक तरफ आ जा, जितने भी लेक्चर देना सारे इन यूनिलैटरल हो, इस व्यक्ति की स्पीच सुनना मुझे अच्छी लगती है। शिवराज सिंह चौहान पहले वहां का था एमपी का, अब ये इस टाइम हमारे पास कृषि एवं कल्याण मंत्रालय से दे रखा है, इसे सड़क परिवहन एवं राजस्व मंत्रालय दे रखा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके पास है। देश में कृषि का जितना भी, अगर एग्रीकल्चर में किसान कल को आंदोलन कर रहे हैं ना तो इसका मुंह फोड़ोगे सारे के सारे, मजाक नहीं कर रहा है, रियलिटी बात बता रहा हूँ। ये विदेश मंत्रालय के अंदर ही है हमारे पास, ये भी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये भी अच्छा व्यक्ति है, ठीक, मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बातें से बहुत नॉलेज है। नाम डॉक्टर सुब्रमण्य जयशंकर, जयशंकर प्रसाद कहते हैं, जयशंकर कहते हैं जयशंकर, कुछ लोग नाम रखते हैं जयशंकर प्रसाद जिसका। आजकल विदेश मंत्रालय इसी के पास है, पिछली बार भी इसी के पास था, इस बार जो नई से लोकसभा चुनाव आई ना उसमें मंत्री बना रखा है, कैबिनेट मंत्री है इसी के पास। श्री एच डी कुमार स्वामी, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय इसी के पास, इस्पात मंत्री भी इसके पास, हैवी इंडस्ट्री दे रखी, बताओ सर इस व्यक्ति नॉलेज कुछ नहीं है, बताऊंगा तुम। शिक्षा मंत्रालय से व्यक्ति दे रखा है, तुम इसका नाम भी याद करते बड़ी कठिनाई हो, आज पता लग रहा है। श्री धर्मेंद्र प्रधान, भारत की शिक्षा कितने खतरे में पहुंच चुकी, इस पर तो बहुत ध्यान देना चाहिए था, इसका नाम जरूर याद कर लो। और शिवराज सिंह चौहान का भी, शिवराज सिंह चौहान कौन, कृषि किसान मंत्री है, समझ नहीं बात है। उसके बाद देखो श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, ये हमारे पास पता कहाँ के, लल्लन सिंह बिहार के हैं, ये जेडू पार्टी था, इन्हें दे रखा पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती और पशु डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय, दो मंत्रालय संभाल रखे ना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय श्री वीरेंद्र सिंह को, ये बाबा साहब के पास जब पहली बार संसद चुन गए थे ये वाला मंत्रालय था, तो तुम इसका नाम भी नहीं पता। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनका नाम है। श्री प्रहलाद जोशी, ठीक, यो उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य वितरण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, सत्यानाश होगा ना मंत्रालय का। गिरिराज सिंह, इनके बयान सुनोगे ना तुम ऐसे लगेंगे एकदम वाहियात बयान पूरे पूरे, पता ही नहीं कहाँ क्या बोलना। अरे मंत्री है, कपड़ा मंत्री, सही बात है, कपड़ा मंत्रालय दे रखा है ना गिरिराज सिंह को, इनके बयान सुनना किस तरह कितने खतरनाक बयान देते हैं। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, संचार मंत्री ने आईटी मंत्रालय दे रखा है। संस्कृति मंत्रालय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दे रखा है। किरण रिजिजू, ये संसदीय कार्य मंत्रालय, ये पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश भी रह चुके हैं और पार्टी में चले गए, मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात बता रहा हूँ, और इसी चीज पर लेकर विवेद। उसके बाद श्री मनसुख एवं मांडविया, ये इनके पास श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, इनका खुद का रोजगार खतरे में, समझने की बात है। ये चिराग पासवान जी, ये अच्छा व्यक्ति है,
बीजेपी पार्टी के अंदर बिहार से रखता, पढ़ा लिखा व्यक्ति है और अच्छी बात करता, फिल्मों में भी काम कर चुका है व्यक्ति। ये देखो हमारे पास जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, श्री आरदास पाटिल के साथ, किशन रेड्डी हमारे पास हो गए, हरदीप सिंह की भी बहुत अच्छे व्यक्ति है, अन्नपूर्णा देवी, इन्हें खुद ही नहीं पता, भूपेंद्र यादव होगा हमारे पास। पर देखो ये हमारे पर्यावरण मंत्री है, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय श्री भूपेंद्र यादव। अश्वनी वैष्णव, इन्हें खुद नहीं पता, इन्हें रील बनाने का शौक है बस, जब भी जाके कहीं एक्सीडेंट हो जाना ट्रेन का तो रील बना के वहां जाके, और कोई काम नहीं। हाँ हाँ रील बनाते फिर हो जाओ वहां जाके, और उसको जाने लगे फिर जब जब रेल दुर्घटना हो जाएगी, और आज तक इनका कोई अता पता नहीं है। जनजाति कार्य मंत्रालय, उसके बाद हमारे पास ये देखो नागरिक विमानन मंत्रालय, देश में जितनी फ्लाइट उड़ रही, समझने की बात, दिख रहा, पता लग रहा है, हालत पता लग रही, देखते इसकी। नागरिक विमानन मंत्रालय, पतन कौन, परिवहन मंत्रालय के पास, ये जीतन नाम मांझी है, ठीक, इन्हें नहीं पता, हमारा एमएसएमई सेक्टर पूरा डूब करने के चक्कर में, मजाक नहीं कर रहे, रियलिटी बात, कोई जानकारी नहीं। कहाँ का, बिहार का रहने वाला, ये इसलिए आया क्योंकि इसकी खुद की पार्टी थी, और 1-2 सीट जीतता है, 1 सीट दे 2 सीट जीतता है, जीती मोदी ने बिहार के अंदर, जीत कर मंत्रालय बना दिया, मंत्री बना दिया, ठीक। पीयूष गोयल वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय, फालतू बोलने की हमेशा आदत है ना। मनोहर लाल, ये भी हरियाणा के सीएम थे, आवास एवं शहरी मंत्रालय संभाल लग जाए। निर्मला सीतारमण, इसका तो कौन नहीं जानता, इसका मैंने कितनी बार जिक्र करा, समझ बात। वित्त मंत्रालय, कोऑपरेट कार्य मंत्रालय ये संभाल ली। स्वास्थ्य मंत्री का तो नाम याद कर लो, श्री जगत प्रकाश नड्डा, सही बात है, ये बीजेपी के, इन्हें जेपी नड्डा बोल रहे, बीजेपी पार्टी के पूरा प्योर बीजेपी समर्थक है। रसायन एवं उर्वरक कार्य मंत्री है तो बीजेपी के सारे। और ये छोटा भाई, कितने मंत्री बैठ रहे कैबिनेट के अंदर, देखो कितने मंत्री बैठे हैं टोटल मिला। राज्य मंत्री हमारे पास जितने दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, राज्य मंत्री। अब तुम सोचते होंगे राज्य मंत्री क्यों बनाए गए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्यों क्या हुआ कैबिनेट मंत्री के अंदर। अच्छा सबसे ऊपर कौन हो, कैबिनेट मंत्री हो, सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री होंगे, उसके नीचे हो राज्य मंत्री, कौन हो, राज्य मंत्री, पक्का होंगे। अच्छा ये क्यों बनाया जा, ये हमारे पास इस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये क्यों बनाया जा, पता कौन है, क्या लिखा हुआ नहीं, कानून एवं न्याय मंत्रालय, ये रखा पूरा का पूरा। मान लो कभी कल को कैबिनेट मंत्री थे, जो एक डिपार्टमेंट होगा बड़ा, स्वास्थ्य मंत्रालय मान लो, और स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ दो, कोई ऊपर का देखो कोई डिपार्टमेंट, जितना मर्जी पकड़ लो, किसकी बेइज्जती करनी बताओ, अमित शाह के। अच्छा छोटा भाई बीमार हो गया, सही है, छोटा भाई बीमार हो गया आज, अब बीमार होने के बाद ध्यान तो सुन लेना, क्योंकि फिर तुम रटना नहीं पड़ने का। छोटा भाई आज हो गया बीमार, अरे तो कैबिनेट मंत्री है, अब ठीक, अब इस गृह मंत्रालय के अंदर ना एक और डिपार्टमेंट बनाया जा, उसे बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार, सॉरी राज्य मंत्री। राज्य मंत्री इनकी सहायता के लिए हो, पक्का हो राज्य मंत्री, ठीक। और इस सरकार की मर्जी बना भी सके, नहीं बना भी नहीं सकती, क्योंकि दूसरी पार्टी का समर्थन भी हो ना, चलो तुझे मंत्री बना देंगे, हम समर्थन दे देना, सही बात है। जैसे ये हमारे पास ये जयंत चौधरी की पार्टी यूपी में काम करती है, जयंत चौधरी की पार्टी, नलके वाली पार्टी हो, समझना ये बात। यार वीपी सिंह का नाम सुना तुमने, वीपी सिंह वहीं से आते थे, यूपी थे, उनके परिवार उनका ही पोता हो, उसको बना दिया राज्य मंत्री। जब राज्य मंत्री बना था ना, तो राज्य मंत्री सरकार बना भी चाहे वो बना भी नहीं सकती, ठीक, तो बना दिया किसी डिपार्टमेंट के। आज मंत्री जी नहीं आए, कैबिनेट मंत्री आज नहीं आए, तो उनकी सहायता के लिए तो राज्य मंत्री होगा, नीचे होगा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। अब जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री पता क्या होगा, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का काम ही जो ऊपर के राज्य मंत्री ये करना स्टार्ट कर देंगे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मंत्री आज नहीं आए ना, सही बात है, स्वतंत्र सारा का सारा प्रभार इन मंत्रियों पर आ जाएगा, इन मंत्रियों पर, इन राज्य मंत्रियों पर सारा का सारा बोझ आ जाएगा, यही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य करेंगे। हाँ देखो अच्छे तरीके, मान लो आज हमारे पास श्री ये हमारे पास श्री नितिन गडकरी, ये हमारे पास श्री नितिन गडकरी जी, ये कैबिनेट मंत्री आज नहीं आए, बोझ किस पर जाएगा, राज्य मंत्री पे। ऊपर कौन हमारे पास कैबिनेट मंत्री, नीचे राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, याद रहा ये बात यार। उसके बाद लास्ट में एक और हमारे पास कौन सा हो, ये हमारे पास देखो जयंत चौधरी, मैंने कहा था नहीं तुम्हें, ठीक, कौशल विकास एवं उद्यम। एक यहाँ पे हमारे उत्तराखंड का भी था, तो कहाँ गया हो यार, उत्तराखंड वाला भाई राज्य मंत्री में आगा वो, देखो राज्य मंत्री है नहीं है, जयंत चौधरी देखो राज्य मंत्री भी है, ठीक, राज्य मंत्री भी है, देखो शिक्षा मंत्री श्री जयंत चौधरी, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा है, ये राज्य मंत्री शिक्षा मंत्री की सहायता करेंगे, सही बात है, ये करेंगे शिक्षा मंत्री की सहायता। चलो
लेकिन पता लग रहा है एक दिन शिक्षा मंत्री नहीं आए तो जो राज्य मंत्री ना वही स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बन जाएगा। समझ की बात है, उस पर सारा का सारा प्रभार आ जाएगा, सारा का सारा बोझ उस पर आ जाएगा। पता लग गया क्या कहा? कोई दिक्कत है अंदर? ठीक, मान लो मेरी शादी होगी कल की और मेरे 2 बच्चे भी है, मेरी लुगाई मरेगी, सारा का सारा भाजी किस पास आएगा? मेरे पास आएगा। अब मैं माँ भी उनका, बाप भी मैं ही उनका। समझ की बात है? ऐसे करोगा। ये हमारे पास ये राज्य कितने सारे बना रखे हैं क्योंकि अलग अलग पार्टी से आवान है। अपनी इन पार्टियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकार क्या करती है, बहुत सारे राज्य मंत्री बनाती है। तो राज्य मंत्री दुनिया की अलग अलग राज्य 28 राज्यों में तो उनका राज्य मंत्री होगा ना। केंद्र सरकार का जो डिपार्टमेंट होना, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय में एक तो ऊपर कैबिनेट मंत्री में चला जाएगा, सबसे ऊपर का तो कैबिनेट मंत्री सबसे सर्वोच्च होगा, उसके नीचे राज्य मंत्री होगा, उसके नीचे स्वतंत्र प्रभार मंत्री होगा, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। और जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री ही राज्य मंत्री का काम करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन तब जब कैबिनेट का पद खाली हो जाएगा। यानी एक प्रकार का जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री था ना वो कैबिनेट का काम करेगा, और उसका पता मतलब क्या होगा, वो कैबिनेट मंत्री की तरह काम करेगा किसी कारणवश अगर कैबिनेट का पद खाली हो जाए। समझ में आएगी बात? ये हो हमारे पास देखिए, हमारे पास स्वतंत्र प्रभार लिखा हुआ, ये भी हमारे पास, ये भी स्वतंत्र प्रभार दे रखा है पूरा। ये राज्य मंत्री हमारे पास देखा, राज्य मंत्री बहुत ज्यादा अलग अलग राज्य का अलग अलग नहीं होता, तभी राज्य मंत्री तो राज्य से संबंध समझ लो ना। ये कैबिनेट की सहायता करने के लिए हो, कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए। सही बात है। एक डिपार्टमेंट स्वास्थ्य मंत्रालय मान लो पूरा का पूरा, जो स्वास्थ्य मंत्रालय उसमें स्वास्थ्य मंत्री उसकी हालत खराब, स्वास्थ्य मंत्री तो खुद एक कैबिनेट के मंत्री होंगे, कैबिनेट इधर मोदी की, मोदी जी बैठे हुए, सारे मंत्री बैठे हुए। ठीक, अब पता लग गया इसमें मीटिंग में आज पता क्या स्वास्थ्य मंत्री नहीं आए तो राज्य मंत्री जाएंगे, और राज्य मंत्री भी वे जाएंगे जो स्वतंत्र प्रभार वाले होंगे। तो जो राज्य मंत्री, तो राज्य मंत्री कोई अलग चीज नहीं है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य करेंगे, कैबिनेट की मीटिंग में जाकर बैठ जाएंगे। इसलिए राज्य मंत्री कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेता, स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार के जो राज्य मंत्री हो वो कैबिनेट की मीटिंग में भाग ले होगा। मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, पेपर में पूछ रखी लाइन या नहीं समझ में आया मैंने क्या कहा? देखो, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है यहाँ से, मोदी जी बैठे हुए, मोदी जी पूछे आज तू क्यों आया यहाँ से? वो कहाँ स्वास्थ्य मंत्री? ये तो बुखार हो रहा है। तो फिर तू कौन? जी मैं राज्य मंत्री हूँ। तो राज्य मंत्री को परमिशन नहीं आया? जी मैं स्वतंत्र राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ, क्योंकि संविधान में यही बात लिख रखी। समझ बात है? चलो आज बैठे जा रहा है। मतलब अगर तुमसे पूछा जाओ राज्य मंत्री, अगर मैं तुमसे पूछूं जो राज्य मंत्री हो, राज्य मंत्री ये कैबिनेट की मीटिंग में भाग ले सको? आंसर नहीं। जब ले सको जब कैबिनेट मंत्री नहीं आया तो राज्य मंत्री जागा, और उसको राज्य मंत्री नहीं कहने के, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कहेंगे। ये कहना चाह रहा मैं तुम्हें। हुआ कंसेप्ट हुआ क्लियर? ये हमारे भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद देख रहे थे ना तुम अभी, इतने सारे मंत्री दिखाए थे मैंने तुमको, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो, इसका मतलब जानो क्या हो तुम? ठीक, 543 मेंबर, 543 के 543 मेंबर मतलब इसका मतलब वो उन्होंने मिलाकर मैंने एक मंत्रिपरिषद बना रखी, प्रधानमंत्री हो गए, ये बैठती पूरी की पूरी मीटिंग, चल भाई आज मंत्रिपरिषद की मीटिंग हो रही। एक मंत्रिपरिषद हो, एक मंत्रिमंडल हो, मंत्रिपरिषद के अंदर फैसले लिए जा, फैसला सर्वोच्च हो मंत्रिमंडल का। सही बात है, जो मंत्रिमंडल हो हमारे पास, या तो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल कि हम कुछ करने वाले और क्या करने वाले, इनका फैसला सर्वोच्च नहीं है। 5-6 बंदों को मिलाकर मंत्रिमंडल बना रहा है, वो तय करेगा देश के अंदर ये कानून लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो मंत्रिमंडल बड़ा हो कि मंत्रिपरिषद बड़ी हो? मंत्रिपरिषद बड़ी हो, उसमें बहुत ज्यादा सदस्य हो, फिर तुम फिर दिक्कत में चले जा रहे हो। यही तो दिक्कत है तुम्हारी। सही बात है। हाँ, सर्वोच्च फैसला किसका होगा? मंत्रिमंडल। तो हर व्यक्ति मंत्रिपरिषद में जाना चाहेगा कि मंत्रिमंडल में जाना चाहेगा? मंत्रिमंडल में जाना चाहेगा, नहीं उस उच्च स्थान में लगा ना, दिमाग खोल लो, पुर्जे खोल लो इसके। तो तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही मंत्रिमंडल में इस टाइम कौन कौन हो? देखो यहाँ लिखा हुआ मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, एक भी सदस्य लोकसभा के अंदर खड़े होकर एक भी क्वेश्चन पूछेगा, मंत्री खड़ा होकर तुरंत जवाब देना पड़ेगा, और वो मंत्रिपरिषद का सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने का मतलब जो सवाल पूछा है इस सवाल का जवाब दे, पैसा कहाँ खर्च हुआ, देना पड़ेगा। सही बात है, दिखाऊं कैसे जवाब देते, देख लो सभी, जब फीलिंग कर ले रहे हो ना, जब पढ़े रहे तो तुम ही से पढ़ो थोड़ा, पता लग गया कैसे हो तुम मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो। पता लग गया कैसे? एक एक मंत्री के जवाब देना पड़ेगा। पूछ नहीं रहा था देखो कि आपने किराया बढ़ा रखा है, उसने कहा इस तरह व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। रिश्तेदारी की फ्लाइट मेरी कैंसिल होगी, तो मैं लखनऊ से जा रहा था पुणे,
ठीक, जब कैंसिल होगी 7,000 रुपये की फ्लाइट थी, तभी तुरंत मैंने 11,000 रुपये की फ्लाइट करी इनिशियली पूरी तुरंत, और वह फ्लाइट लेट हो गई थी। अब मुझे जाना था जल्दी, बहुत जल्दी किसी कारण, क्योंकि मुझे आगे तक पकड़ के फिर आगे जाना था। समझ नहीं पाता कारण क्या हो जा, फिर महंगा किराया भेजना पड़ा, इसी बात पर सवाल उठा रहा था वो। फिर उसने जो विमानन मंत्री खड़ा हुआ, फिर उसने सवाल पूछा, सवाल बताया कि इस तरह ऐसी व्यवस्था, हमने ऐसी व्यवस्था कर दी, वहाँ चाय की व्यवस्था कर रहे, कॉफी की व्यवस्था कर रहे, और जो सस्ती से सस्ती में मिला, नमकीन भी दे रहे, ऐसे करके बता रहा। अब उन्हें बताओ, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होनी होती। इसका शब्द कठिन है, समझिए, अगर शब्द कठिन समझोगे ना तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर तुम पल और बड़े हो रहे हो। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था तुम्हारे पास मौजूद है। समझ बात क्या? तो जो व्यक्ति यहाँ पढ़ने का नहीं ना, वो पीछे छूट जाएगा, क्योंकि हमारा लोकतंत्र अभी धीरे 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 मेच्योरिटी के लेवल पर जाने में कम से कम ऐसे मान लो भी 10-15 साल और लगेंगे। अच्छे वाला जो ठीक ठाक तरीके से आगा, जब तक तुम तो वृद्धावस्था में जाओगे, लोकतंत्र मेच्योरिटी की अवस्था में आगा। समझ में आएगी बात है? तो अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना तो काफी पीछे छूट जाओगे। हर दिन तुमको पढ़ना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को हर दिन इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ आएगी बात है? चलो आओ इसे भी जानो। विश्वास प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही ला जाती है। अविश्वास प्रस्ताव, अच्छा, विश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या हो, जो वर्तमान समय की मंत्रिपरिषद है या सरकार है जिसकी, उसका लोकसभा के प्रति विश्वास भी है नहीं है, उसी के बंदे से वोट भी दे देंगे, नहीं दे देंगे। इस विश्वास प्रस्ताव लेकर ये चीज जांच करी जा कि इस लोकसभा का 543 बंदों का या ज्यादातर बंदों का इस सरकार पर, जो वर्तमान समय में जिसकी सरकार है, उस पर विश्वास बना हुआ, और चेक कर लेते हैं, वोट पड़वाते हैं। तो अगर वोट विपक्ष में डाल दिया, अब बहुत सारे बंदे, मोदी जी के पास इस टाइम 293 सदस्य है, 293 में से अगर कुछ बंदे इनके पक्ष में नहीं आए, 273 नीचे उतर गए, 250 बंदों ने वोट डाला, इसका मतलब जो वर्तमान समय की जो वो हो ना मंत्रिपरिषद, वह लोकसभा में अपना बहुमत खो चुकी, और उसकी सरकार वहीं गिर जाएगी। गिरी है सब कई बार। सही बात है, बीजेपी की सरकार 1997 के आसपास इस तरह तो गिरी थी। तो विश्वास प्रस्ताव कभी अविश्वास प्रस्ताव, एक विश्वास प्रस्ताव हो तो विश्वास प्रस्ताव का मतलब हमें सिद्ध करना पड़ेगा, अच्छा हमारा विश्वास बना हुआ। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेगा था। सही बात है। और जब भी विश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव लाए जाएंगे ना, प्रधानमंत्री की मजबूरी हो जा लोकसभा में आकर बोलना। प्रधानमंत्री बहुत कम हुआ लोकसभा के अंदर, ठीक। आजकल तो मैं इसे नहीं देख रहा हूँ, ये वाले मंत्री मणिपुर के मुद्दे पर हम क्या ले गए, अविश्वास प्रस्ताव ले गए, और अविश्वास से प्रस्ताव ले आगे तो ये समझ जाओ मणिपुर के मुद्दे पर बोलने पर प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया, आना ही पड़ा। यही कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है। समझ में आएगी बात है? पता लग गया क्या कहा मैंने? जब क्योंकि प्रधानमंत्री को बोलना अनिवार्य है फिर तो एक, क्योंकि आ ही नहीं रहे थे कई दिन तक लोकसभा में, आ ही नहीं रहे थे, पूरा का पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा था कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर जवाब दो। मंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए आप विदेश में घूमते फिर रहे, एक भी बार व्यक्ति मणिपुर नहीं गया। पॉलिटिकल पार्टी में राजनीतिक बयान देने का जरूरत है, वे भी तो हमारे देश के लोग, टीवी इसीलिए विपक्ष हंगामा कर रहा था कि यार मणिपुर के लोग हमारे देश के लोग नहीं है, इतने बड़े बड़े पद पर तुम आसीन हो, अगर तुम अपनी जनता का ध्यान रखो क्या फायदा है तुम्हारी राजनीति का। राष्ट्रपति किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, यस, किसी मंत्री को बर्खास्त, या सभी मंत्री राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं। कोई मंत्री बना रहना चाहता, किसी मंत्री को नहीं रहना उस पद पर, तो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप कर जाएगा। ठीक। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा राष्ट्रपति के साथ, मंत्री के बीच विभागों का बंटवारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ मिलकर करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ मिलकर बैठेंगे, बताएंगे कौन कौन से मंत्री कौन कौन सा डिपार्टमेंट देना। समझ में आई बात है? 77 के अनुसार विभागों के बंटवारों के लिए कार्य आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनाते हैं। कल पहले पढ़ा था मैंने तुम्हें। 77 के आधार पर कार्य आवंटन का नियम 1961 बना रखा है, कानून बना रखा है कार्य आवंटन के नियम 1961। समझ बात? इस 61 के अंदर हमने आयकर अधिनियम भी बना रखा है, याद रखना बात है, आयकर इनकम टैक्स वाला। जब कोई भी मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है, किसी मंत्रिपरिषद ने खुद इस्तीफा दे दिया, तो वह कार्यवाहक सरकार के रूप में तब तक कार्य बनी रहेगी जब तक नई वाली मंत्रिपरिषद शपथ ग्रहण न कर ले। कार्यवाहक मंत्रिपरिषद के रूप में काम करेगी जब तक नई वाली मंत्रिपरिषद नहीं आ जाती। मंत्रिपरिषद पता लग चुका है ना, प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्री। अब उस मंत्रिपरिषद में, अच्छा मोदी जी ने अगर इस्तीफा दे दिया ना तो पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा मानना जा। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देना तो पूरी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा मानना जा, कोई मंत्री नहीं रहेगा। फिर स्वास्थ्य मंत्री भी गया, कपड़ा मंत्री भी गया, सारे मंत्री गए अगर मोदी जी ने, क्योंकि उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया हो, जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल हो ना, उसका जो मुखिया हो वो कौन हो? प्रधानमंत्री तो हो। देखो पीएम लोकसभा में अपना विश्वास खो देता है, पीएम लोकसभा में अपना विश्वास खो देता है तो त्याग पत्र देना होगा, क्योंकि लोकसभा में विश्वास चिन्ह है।
प्रधानमंत्री पर विश्वास ना किसी को तो इस्तीफा देना होगा। त्याग पत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है, राष्ट्रपति खुद ही बर्खास्त कर देगा। साथ ही मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाएगी, अपने आप ही मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी, पूरी सरकार, आसान भाषा में कहो तो सरकार गिर जाएगी। और इसका खतरा मंडराता रहता है। समझ की बात है। ये सब चीजें हम किस तरह याद रखते हैं, सारी चीजें जब तुम चर्चाओं में न्यूज में रखते हो, खाना खाते वक्त भी न्यूज खोल कर रखो। आजकल लोकसभा चल रही तो लोकसभा में क्या चल रहा है, और कुछ प्रधानमंत्रियों की लिस्ट देखते हैं कब तक रहे हैं। ठीक, इनकी जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि एक दो दिन के अंदर में तुम्हें समझाने वाला हो रहा है पंचवर्षीय योजना है, तो वहां मैं बार बार प्रधानमंत्री का नाम लूंगा, राष्ट्रपति का भी, तो रट्टा मार कर रखियो पहले से ही। ठीक, आ जाओ भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट और उनका कार्यकाल, क्योंकि पेपर में सवाल पूछेगा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, पीसीएस के अंदर पूछ रहा है। जवाहरलाल नेहरू पहले थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, उसके बाद 47 से लेकर 64 तक रहे, इतना ही याद रखना। 47 से लेकर कब तक रहे, 64 तक, 47 से 64 तक। जवाहरलाल नेहरू 64 के बाद ही 64 में डिलीट हो गए। उसके बाद गुजारी लाल नंदा बने, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, कांग्रेस के थे कार्यवाहक। उसके बाद 64 से लेकर देखो 1 महीने के आसपास रहे 64 तक, 64 के बाद 64 ही चल रहा है। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी बने, लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन होगा, ये भी कांग्रेस के थे, कितना की बात है। फिर सबकी निगाहें एक ही व्यक्ति पर टिकी हुई थी, इंदिरा गांधी पे। इसी चीज को लेकर बहुत डिबेट चली थी कांग्रेस के अंदर कि इंदिरा गांधी बनेगी नहीं बनेगी, बच्ची बढ़ानी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, समझ की बात है। मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री हमारा ये, उसके बाद बने फिर गुजारी लाल नंदा, फिर दो बार बने गुजारी लाल नंदा। उसके बाद कितनी बार कार्यभाग किया मैं सारे के सारे। अच्छा, मिसिज गांधी कब आई है हमारे पास, 1966 में, तो देख लो गांधी जी कब आ रही, 66 में आ रही। 64 में नेहरू रहे, 64 से लेकर 66 में आ रही है, समझ बात है। अब 66 के टाइम खतरनाक है, 66 से लेकर 77 तक रहने वाली है। 77 में सरकार गिर जाएगी ना, इमरजेंसी का कारण आ जाएगा ना 77 को, तो लोग इन्हें वोट नहीं देने की बिल्कुल भी, इसे टक्कर लग जाएगी। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आ जाएगी, सही बात है। फिर मोरारजी देसाई की जब सरकार आ जाएगी ना, ठीक, तो जयप्रकाश नारायण वहां तो इस्तीफा दे देंगे, फिर इनकी पार्टी गिरती चली जा। वो पार्टी जब गिरती चली जा रही, जयप्रकाश नारायण बहुत बड़ा नाम है राजनीति के अंदर। इसके बाद की राजनीति देखते रहा करो, जब भी तुम्हें टाइम मिले, इससे तुम्हारा नॉलेज इंक्रीज हो, कहीं भी किसी भी के बारे में, नेता के बारे में पढ़ने का मौका मिले ना, जिन्हें बढ़िया काम कर रखा हो। तो उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आ जाएगी, 69 से चलेंगे हमारे पास। इसी टाइम पे रूलिंग प्लान आएगा। रूलिंग प्लान जानते हो क्या हमारे पास, ये अनावृत योजना, पंचवर्षीय योजना रद्द हो जाएगी, रद्द इस टाइम पे 77 के आसपास ही। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी बन जाएंगे। जो तुम्हें जयंत चौधरी देख रहे हैं ना, वो चौधरी चरण सिंह का लड़का, समझ बात, चौधरी चरण सिंह का पोता लड़का है, पोता आसपास। उनके परिवार में था वो, जनता दल उस पार्टी का नाम था। 79 से लेकर 80 तक पीएम रहेंगे, 79 से लेकर 80 तक पीएम बना था, उसका बच्चा आज मंत्री बनता फिर रहा है। ये हो परिवारवाद, इसलिए उनके घर में चुनाव लड़ते चले जा रहे हैं, ऐसी प्रथा हमारे यहाँ बन चुकी। गांधी जी फिर बनी 1980 से लेकर 84 तक, जब जयप्रकाश नारायण ने समझाया ना गांधी जी को, सही बात है, कि एक तमीज में रहो, और ये जनता अगर से दिल से प्यार करोगी ना, तो तुम गले से लगा घूमोगी। गले तो ऐसा लगाया, फिर गांधी जी को गले से लगा दिया, उसकी ही सिक्योरिटी गार्ड, सही बात है, उसको डिलीट कर दिया 84 के अंदर। 84 तक रही है, ये राजीव गांधी आए हमारे पास, 84 से लेकर 89 तक रहे हैं, 89 तक। विश्वनाथ प्रताप, वीपी सिंह जिसे कहते हैं, जनता दल के थे, 89 से लेकर 90 तक रहने वाले। क्या, हाँ। उसके बाद चंद्रशेखर रहे, ये भी बहुत अच्छे, समाजवादी जनता पार्टी के थे। उसके बाद 90 से लेकर 91 तक। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, ये तो बहुत फेमस है, ये तो अभी भी लगा रखा है मैंने। 24 जुलाई 1991 नई आर्थिक नीति आई इस टाइम पर, 1996 में। अटल बिहारी वाजपेयी बने फिर हमारे पास, ठीक है, 96 तक रहे, 91 से लेकर 96 तक पीवी नरसिम्हा राव, याद रखना, पूछूंगा मैं, क्योंकि इन 91 से लेकर 96 तक कितने काम हुए कितने नहीं, वो जब डिस्कस करूंगा तो सब पूछूंगा इनके बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी आए, फिर 96 से लेकर 96 तक थे, फिर गिर इनकी सरकार, फिर एच.डी. देवेगौड़ा को बनाया गया, ठीक। इस सेकुलर और संयुक्त मोर्चा से संबंधित थे 96 से लेकर 97 तक। इस टाइम 97 के बाद ना राजनीति में अस्थिरता का दौर हो जाएगा, इसलिए 95 के बाद राजनीति में अस्थिरता का दौर कहा जाएगा, और लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक मान्य था। सरकार गिर रही बन रही, फिर डेवलपमेंट क्या करोगे, गिर रही बन रही जब सरकार। इंद्र कुमार गुजराल जनता दल के थे, संयुक्त मोर्चा के थे 97 से लेकर 98 तक। क्या प्रधानमंत्री खेल लेगा। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी सरकार थी एनडीए की, 98 से लेकर 99 तक, फिर 99 से लेकर फिर चुनाव हो, फिर 99 से लेकर 2004 तक, 99 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी। 4 के बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, मनमोहन सिंह बनेंगे हमारे पास 4 से लेकर 9 तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह 9 से लेकर 14 तक, फिर तो यशस्वी प्रधानमंत्री,
सही है, 2014 से लेकर 2019 तक, उसके बाद 19 से लेकर हमारे पास 24 तक, 24 में फिर चुनाव होंगे और 24 से लेकर 29 तक रहेंगे। झेल लो ना। प्रधानमंत्री शपथ में क्या लेते हैं? प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं, शपथ में क्या कहते हैं? प्रधान भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख किसी आर्टिकल की अनुसूची 3 में। ठीक। भारत की संप्रभुता और अखंडता को इसको अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। भारत की संप्रभुता का ध्यान रखेंगे, सोवरेंटी का, यूनिटी का ध्यान रखेंगे, उस अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, उसमें कोऑर्डिनेशन रखेंगे बनाकर, श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतःकरण अपनाने पद की दायित्व का निर्वहन करेंगे। अच्छा, भय, पक्षपात, अनुराग, द्वेष बिना किसी, वही है पुरानी गाथा है इनकी। अब हम मंत्रिमंडल समितियां देखते हैं, इसे भी देख लो। ये मंत्रिमंडल समितियां क्यों बनाई जा रही? एक तो मंत्रिमंडल के अंदर कुछ अस्थायी समिति और एक मंत्रिमंडल कुछ तदर्थ समिति। अस्थायी समिति हो जो फिक्स, जितनी भी समितियां बनाई जाना इन्हें संविधानात्मक निकाय, इसका मतलब पता क्या हो? समिति क्या? हाँ, ये तो इसका मतलब है संविधान बनने के बाद बनाई जाए। ये संविधानात्मक, ये संविधान में जिक्र नहीं है मंत्रिमंडल समिति होगा। मंत्रिमंडल के अंदर तो कुछ समितियां बनाई जा ताकि उनकी सहायता कर सके। सारा काम प्रधानमंत्री थोड़ा ही कर लगे A to Z, तो उसके लिए समितियां बनाई जा जो जांच करने का, पड़ताल करने का काम करती है किसी विशेष मुद्दे से संबंधित। ठीक, मंत्रिमंडल के अंदर एक अस्थायी समिति, एक तदर्थ समिति। इसका गठन समय समय पर विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है। कुछ खास समस्याओं, तदर्थ समिति से क्या हुआ, PM गठन करते हैं और कार्यपूर्ण होने पर भंग हो जाती है ऑटोमेटिक, इसे बोले तदर्थ समिति। अस्थायी न्याय परमानेंट बनी रहेगी ना, तदर्थ समिति की नियुक्ति की जाती है किसी विशेष कार्य के लिए। समझ में बात है? जैसे किसानों वाला बिल होगा, चलो बना दो उसके ऊपर। आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं जो उसके सदस्य होते हैं। इस सभी जो हमारे पास मंत्रिमंडल में समितियां बनाई जाना, मंत्रिमंडल के अंदर समितियां बनाने के लिए वही बंदे आएंगे जो कैबिनेट के अंदर सदस्य होंगे। समझ में आएगी बात है? इसमें न केवल ऐसे मंत्री शामिल होते हैं जो समिति के सदस्य, समिति से संबंधित विषय के प्रभारी होते हैं, बल्कि अन्य वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्री हो सारे, PM इसका अध्यक्ष हो। कभी कभी मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, अन्य मंत्री भी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं मंत्रिमंडल के अन्य। नहीं तो अध्यक्ष कौन हो उसका? PM हो। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या हो? मैंने बताया, जो मंत्रिपरिषद है ना, संसद की एक कार्यकारी शाखा होती है। मंत्रिपरिषद क्या हो? संसद की एक कार्य करने वाली शाखा हो। इसे हम कार्यपालिका के रूप में तो कहते हैं। सही बात है, मंत्रिपरिषद तो कार्यपालिका हो। यह सामूहिक रूप से संसद की ओर से शासन करती है। संसद की रूप से शासन करती है। मैंने कहा कार्यपालिका है तो मंत्रिपरिषद एक प्रकार की संसद की तरफ से शासन करने का काम करती है। साथ ही यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति से सहमत ना हो तो वह मंत्री निर्णय स्वीकार करेगा और इस्तीफा दे देगा। मैंने कहा नहीं, ये कोई भी मंत्री, इतनी बड़ी मंत्रिपरिषद है हमारी इसमें, ठीक। और एक मंत्री ऐसा, ठीक, जो इन मंत्रिमंडल में जो फैसले ले जा रहे हैं उससे सहमत नहीं है तो इस्तीफा दे दो, क्या दिक्कत हो? मंत्रिमंडल समितियों का गठन का उद्देश्य एवं कार्य, देखो मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता को कम करना। अच्छा, मंत्रिमंडल समितियों का गठन, ये मंत्रिमंडल की समितियां क्यों बनाई जाए? इसलिए बनाई जाए एवं कार्य, देख लो, मंत्रिमंडल के कार्यों की अधिकता को कम करना। मंत्रिमंडल में बहुत काम है भाई, तो उनका काम को कम करने का काम करो समितियां, उनका काम आसानी तो कर दो। ये नीतिगत मुद्दों को गहन अध्ययन करती है। कोई भी नीति होगी बनाई गई, देखेंगे अच्छा किसान के लिए काम नहीं कर रहे, चलो एक काम करते हैं, चार पांच मंत्रियों को मिलाकर एक कमेटी बनाते हैं और गांव जाकर समझाएंगे लोगों को कि बताएंगे कि देखो इस बिल के अंदर ये अच्छे प्रावधान है। समझ ही बात है, तो उनको विचार करने का काम करती है। तो नीतिगत मुद्दों को गहनता से अध्ययन करती है और प्रभावकारी समन्वय स्थापित करती है, मुद्दों को समाधान करती है और मंत्रिमंडल में विचार हेतु प्रस्ताव तैयार करती है। फिर मंत्रिमंडल के सामने इस बात को रखा जाएगा। तो मंत्रिमंडल समितियां हैं। केंद्र सरकार, कार्यकारी शाखा, विधायी शाखा। कार्यकारी शाखा के अंदर देख लो कौन कौन आगा। केंद्र सरकार की कार्यकारी शाखा जो कार्य करने वाली शाखा हो, और विधायी शाखा के अंदर कौन कौन आगा? कार्य करने वाली राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के बिना कानून नहीं बन सकता। उपराष्ट्रपति, PM हो गए, मंत्रिपरिषद होगी, भारत के महान्यायाधिपति हो गए। ये केंद्र सरकार की कार्यकारी शाखा के अंतर्गत आते हैं जो काम करते हैं देश के अंदर। समझ में आई बात है? ये कार्यकारी शाखा के अंदर आते हैं। विधायी शाखा में कौन कौन आगा? संसद, क्योंकि विधायी का मतलब क्या? विधेयक बनाना, कानून बनाना। केवल वे सांसद जो मंत्री है कार्यपालिका में शामिल होते हैं, जो मंत्री जो कार्यपालिका में शामिल होंगे, ठीक। यहाँ तो सवाल बरसात होंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है आसान भाषा में।
जब तुम पेपर क्वेश्चन के सामने बैठेंगे, जब भी क्वेश्चन दिखाऊंगा मंत्री प्रधानमंत्री वाले, जब तुम्हें समझ में आए अच्छा ऐसे सवाल आ रहे इस स्तर के, तो जिस रीजन समझना ना वो बहुत जरूरी। ये आर्टिकल याद करने जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आर्टिकल याद करने तो घटना चक्र देखो, उसमें जितने दे रखे वो जितने याद कर लो। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मंत्री बनने हेतु सांसद का सदस्य होना जरूरी। संसद का सदस्य नहीं है ना तुम, तो तुम कभी मंत्री नहीं बन सकते। क्या तो तुम लोकसभा में जाने चाहिए या राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। सदस्य तो तुम्हारे पास होगी तो तुम भी मंत्री बन सकते हो, नहीं तो मंत्री नहीं बन सकते तुम, साफ कह रहा हूँ। अच्छा, नहीं तो पद ग्रहण करने के 6 माह के भीतर आप सदस्य बन जाने चाहिए। समझ की बात है। जैसे राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री बनाया गया कहता कि सर यह लड़की भी प्रधानमंत्री बन सका, इसे उठाया प्रधानमंत्री बना दिया। अभी भी 6 महीने के अंदर किसी तरह राज्यसभा के अंदर इसे भेजा जाना चाहिए। समझिए, भले लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रखा है सर, लेकिन लोकसभा का या राज्यसभा का, लोकसभा का तो 5 साल बाद आएगा, तो राज्यसभा के जरिए से कभी प्रधानमंत्री बना दो, कोई सी पार्टी, बीजेपी की पार्टी चाहो तो है। हाँ, राष्ट्रपति मनोनीत कर लेंगे। संसद के मनोनीत सदस्य भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। मनोनीत सदस्य भी देखो, संसद के अंदर मनोनीत सदस्य भी मंत्री बनाया जा सके, जो मनोनीत सदस्य, हालांकि अब तक इस चीज को बना नहीं गया। बताओ सचिन तेंदुलकर था जो राज्यसभा के अंदर, उसे मंत्री बना सका मनोनीत, लेकिन आज तक बना नहीं कोई। बना सकते हैं ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सके, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे पेपर में सवाल पूछा हुआ। एक बात बताओ, अगर टोटल लोकसभा में कितने सदस्य, 543, 543 मतलब कितने बंदों को मंत्री बनाना चाहिए, 543 में तो कितने बंदों को मंत्री बनाना चाहिए, इसका 15% निकालना पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी हो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। पता लग रहा है कल को बीजेपी सरकार आ गई देश के अंदर, और बीजेपी सरकार पता क्या कहती है, दूसरी पार्टी वालों को पता क्या कहती है, तेरे पास कितनी सीट है लोकसभा की, कहाँ का रहने वाला, जिम्मी केरल का रहने वाला, लोकसभा की कितनी सीट है जी, 10 सीट है, एक काम कर मेरी पार्टी में आ जा। अच्छा क्यों, क्या करोगे, तेरे 10 मतलब 5 सांसदों को मंत्री बनाना है, वो तो कूद का जाएगा आराम से। सही बात है। और किसी लोकतंत्र के लिए खतरनाक मानने जा, एक तो देश के अंदर सारी बहुत सारी पार्टियां होगी, फिर को सबको अपनी पार्टी में ले लेंगे, ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह इसे तो एक प्रकार का सांसदों की हॉर्स ट्रेडिंग कह देंगे। हॉर्स ट्रेडिंग, सांसदों की ट्रेडिंग हो रही नहीं है, एक पार्टी तो कूद कूद को दूसरी पार्टी में चलना स्टार्ट कर दिया। इसलिए क्या कर दिया, इस पर रिस्ट्रिक्शन से लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया। लोकसभा का 15%, यानी 543 है ना, उसका 15% निकाल लोगे तो 15 बट्टे कितना बैठेगा, 100, और जब 15 बट्टे 100 बैठेगा गुणा कर लो, उसके बाद 100 से भाग दे दो, और गुणा करने के बाद भाग दे, 15 कितना, 45 का 5 का, 15 कितना 60, 60 कितना बैठेगा 64, 64 का 4 का, 15 कितना बैठेगा 75, 75 6 81। इसका मतलब हमारे पास अब भाग दे देंगे क्या था 100 से, और जब 100 से भाग दे दोगे तो कितना बैठेगा हमारे पास 81। 81 से ज्यादा आप मंत्री बना सकते हैं, जितना मंत्री बनाना ना बनाओ, साफ साफ क्या रखा है, बहुत बढ़िया। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है, पीटी 2022 में पूछा है, समझ बात है। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2003 के अंदर 91वां संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान करा था। देखो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम इसलिए फेमस है, अच्छा काम करो चले गए, समझ, भले बीजेपी पार्टी का था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो देखो उसकी, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है, लिखा हुआ ना, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या संविधान में कहीं नहीं लिखा था शुरू से ही, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अच्छा काम कर दिया जोड़ कर। कौन सा संविधान संशोधन करा, कब करा, जो 91वां संविधान संशोधन 2003 का नाम रखकर पेपर में सवाल पूछा गया 2003 में, मंत्रिमंडल ठीक होगा। 2000 में एम एन वेंकट चरैया थे, इन्होंने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था, उसमें सिफारिश की थी कि मंत्रिमंडल की अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही, इन्हें कितनी करी थी 10%, उन्होंने कितनी करी 2000 में बनाया था वो, और वो बदलाव कब हुआ 2003 में। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने पक्का 100% एम एन वेंकट चरैया की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट पाई थी उस रिपोर्ट को पढ़ा होगा, तो उन्होंने 10 की जगह 15 कर दिया, ठीक, लेकिन सही रिपोर्ट इन्होंने दी थी, 10% करना चाहिए था। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा भी मानना था, और सिर्फ सरकार स्टेबल होकर काम करती है, अस्थायी होकर। मंत्री दोनों सदनों में बैठक में भाग ले सकते, इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मंत्री दोनों, कोई भी मंत्री हो, या लड़की स्वास्थ्य मंत्री बन गई, पता लग गया या तो लोकसभा तो चुनाव जीत गई थी, हरिद्वार की लोकसभा सीट तो ठीक, तो लोकसभा भी बैठा ही फिर,
लेकिन नहीं, अगर यह मंत्री है ना तो यह इस वाले सदन में भी जा सकती है, उस वाले सदन में भी जा सकती है, अगर मंत्री है तो। सही बात है, मंत्री दोनों सदनों की किसी बैठक में भाग ले सकते हैं। निर्मला सीतारमण लोकसभा में भी जाओ, राज्यसभा में भी जाओ। निर्मला सीतारमण की बात बता रहा हूँ मैं, जो वित्त मंत्री जी, इंग लोकसभा वाले उसकी पूरी बेइज्जती कर। वंगा राघव चड्डा है नहीं, वो आम आदमी पार्टी का, वो पूरा इकोनॉमिक्स तो पढ़ा रखा है लंदन, वो इकोनॉमिक्स पर पढ़ा है पूरा, इकोनॉमिक्स की डिग्री लेगा, भयंकर अच्छी जो जानकारी उसकी, एक धज्जा उड़ा हुआ, बहुत सारे फैक्ट इकट्ठे करके लेगा एक साथ, बहुत सारे रिपोर्ट आर्टिकल पढ़ कर और सारी धज्जा उड़ा हुआ। समझ बात है, तमीज सो सुनो। मगर में प्याज नहीं खाती। मंत्री दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकते हैं अथवा बोल सकते हैं, लेकिन मत उसी संसद में देंगे जिसके सदस्य है, मत वहीं देंगे जिसके सदस्य है। अनुच्छेद 88 में मंत्रियों के अधिकार का उल्लेख, अनुच्छेद 88 में। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का भी उल्लेख है, जो निम्नलिखित। प्रधानमंत्री कर्तव्य देख लो क्या क्या हो। संघ के कार्यकलाप और प्रशासन के संदर्भ में राष्ट्रपति को जानकारी देना कि सरकार, केंद्र सरकार कर क्या रही, उसके कार्यकलाप और प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी देना सरकार का काम होगा। विधान के संदर्भ में राष्ट्रपति को जानकारी देना, राष्ट्रपति द्वारा कहे जाने पर किसी विषय पर मंत्रिपरिषद में चर्चा करवाना भी इसका काम होगा। अब मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, इसे थोड़ा तमीज से समझना, यहाँ तो पक्का सवाल है। और पीछे में जो डायग्राम दिखाया था ना, वो यही था। ठीक, इस बार पक्का सवाल आएगा, पूछ भी देते 2022 में पूछ रहा सवाल इसमें। मंत्री देखो, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, एक तरफ तो मंत्रिमंडल है, इधर मंत्रिमंडल मान लो, मंत्रिमंडल, ये मंत्रिमंडल है, हर मंत्री का उद्देश्य होगा किसी तरह मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए, क्योंकि फैसले फिर उसके अहम होंगे। सही बात है। इधर मंत्रिपरिषद हो, मंत्रिपरिषद किसी फैसले को करती है, उसका फैसला अंतिम होगा मंत्रिमंडल में जाकर, याद रहेगी बात है। अभी मंत्रिमंडल भी दिखाने वाला पूरा होगा। मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद, कैबिनेट एवं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे कहते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के और 4 प्रकार के 4 स्तर के मंत्री, 3 प्रकार मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के और 4 स्तर के मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के तो मंत्री होंगे, 4 स्तर के, 3 प्रकार के और 4 स्तर के मंत्री होंगे। तो एक तो कैबिनेट मंत्री हो हमारे पास, कैबिनेट मंत्री सबसे ऊपर होंगे। सही बात है, सबसे ऊपर कौन होंगे? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री और 4 स्तर के मंत्री होते हैं। ठीक, यह सबसे ऊंचे दर्जे के मंत्री होते हैं सबसे ऊपर। जैसे नितिन गडकरी होगा, स्वास्थ्य मंत्री होगा, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री होगा, जेपी नड्डा हो गए स्वास्थ्य मंत्री है। सही बात है। तो इसका मतलब हमारे पास जो एक तो हमारे पास सबसे ऊंचे के दर्जे के मंत्री हो, उससे नीचे के दर्जे के मंत्री हो, सबसे ऊपर जो होंगे कैबिनेट मंत्री हो। और कैबिनेट मंत्री बन जाए, ऐसे यहाँ राज्य में भी हो। समझ बात है। यह सबसे ऊंचे दर्जे के मंत्री होते हैं, यह किसी मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। पक्का, कोई भी एक मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय उसका प्रमुख होगा, हमारे पास जो ऊर्जा मंत्रालय उसका प्रमुख होगा। अपने मंत्रालय के सभी निर्णयों के लिए वे उत्तरदायी होते हैं। अगर उनके मंत्रालय में कोई भी फैसला होगा ना, कुछ भी करना होगा, सामने विमानन मंत्री बैठे थे, चंद्रशेखर उधर तक दहाड़ रहा था पहले तरफ तक, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, उसने कहा ठीक है तुम वो कर दूंगा। यानी अपने सारे फैसले अपने मंत्रालय में वही करेंगे जो कैबिनेट मंत्री होंगे। सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री होगा अपने मंत्रालय। समझ में आई बात है। कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। जो कैबिनेट समूह, कैबिनेट मंत्रियों का बहुत समूह बैठ जाएगा। 1 कैबिनेट मंत्री, 2 कैबिनेट मंत्री, 3 कैबिनेट मंत्री, 4 कैबिनेट मंत्री। कहाँ था? स्वास्थ्य मंत्रालय था, कहाँ था? कपड़े मंत्रालय था, कहाँ था? ऊर्जा मंत्रालय था। सबको मिलाकर क्या बनेगा? मंत्रिमंडल। पता लग गया? तो मंत्रिमंडल, कैबिनेट अलग होगी, कैबिनेट मंत्री अलग होगा, लेकिन मंत्रिमंडल अलग चीज हो, क्योंकि कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में जाकर बैठते हैं, जो थोड़ी पहले बताया था। कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। इसमें 15-20 मंत्री हो, 15-20 के आसपास। कहा जाता है कि नीतिगत निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देश देती है, जो सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होता है। क्या कहा मैंने? नीतिगत निर्णय, नीति पर निर्णय लेने का काम मंत्रिमंडल का हो, मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है। मंत्रिपरिषद को कहेगा अब ये करो, जो हम कहते हैं। जो मंत्रिमंडल होगा ना, ये निर्देश देगा। किसे निर्देश देगा? मंत्रिपरिषद को, क्योंकि मंत्रिपरिषद काफी बड़ी होगी ना, देश में वही तो काम करेगी, वो अपने नीचे डिपार्टमेंट वालों को बता देगी अब जाइए करो। लेकिन फाइनल फैसला किसने दिया? मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हैं? टोटल सदस्य हैं या मंत्री हैं? कौन से मंत्री हैं? कैबिनेट मंत्री। पता लग चुका? बड़े 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 चौधरी। मूल संविधान में किसी भी अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं है। मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल शब्द है ना, इसका अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है। ये कल भी आया था, अनुच्छेद 352 में ही लिखा हुआ मंत्रिमंडल शब्द, और कहीं नहीं है मंत्रिमंडल शब्द। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में,
378 मान्य जा 352 के अंतर्गत मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया। मंत्रिपरिषद की शक्तियों और कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया कि मंत्रिपरिषद की शक्तियां क्या है और उसके कर्तव्य क्या है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है बस। मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। अब आओ, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री आगे, हाँ कैबिनेट मंत्री तो आगे। केवल कैबिनेट मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री तो नहीं, प्रधानमंत्री भी तो आगे। सभी प्रकार के मंत्री आ जाएंगे, ऐसे नहीं होने का बिल्कुल। प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री, ऐसा नहीं होने का। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री, बात समझ में आई है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, ये राज्य मंत्री हैं, ठीक। इनका जब कैबिनेट मंत्री को चढ़ जाएगा बुखार तो सारा भार किस पर आ जाएगा। और ये राज्य मंत्री किसके रूप में काम कर रहा है, खोपड़ी में घुसी अड़ी गली की बात। इनका दर्जा तो राज्य मंत्री का ही होता है, कहा है दर्जा तो राज्य मंत्री का ही, लेकिन यह किसी भी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होकर अपने मंत्रालय को स्वतंत्र प्रमुख होते हैं। फिर अपना मंत्रालय का स्वतंत्र प्रमुख हो जाएगा। कई कैबिनेट मंत्री बनकर खुद एक प्रकार से, सही बात है, इसे एक प्रकार तो कैबिनेट मंत्री कह दो। यह कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री के अधीन होगा। जब तक ऊपर कैबिनेट मंत्री बैठा हुआ तब तक राज्य मंत्री कहलाएगा। पता लग रहा है इसने धोखे से जहर दे दिया, कैबिनेट मंत्री बड़ा हॉस्पिटल में, समझ बात है। कैबिनेट मंत्री बड़ा हॉस्पिटल में पिलाकर शरबत में दे दिया जहर, बड़ा हॉस्पिटल में। तो ये राज्य मंत्री ना, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, सारा बारिश पा जाएगा उस मंत्रालय का, सुप्रीम हो जाएगा। ठीक, मीटिंग में राज्य मंत्री भाग नहीं लेता। जब कैबिनेट मंत्री आता तो राज्य मंत्री धनिया लेने जाएगा। हाँ, कैबिनेट मंत्री चढ़ेगा बुखार, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बन जाएगा। अब वो जाकर मीटिंग में बैठेगा, मंत्रिमंडल की मीटिंग में, पता लग जाएगा। ठीक है, वह अधीन होते हैं, किसी भी मंत्रालय के प्रमुख नहीं होते, किसी मंत्रालय का प्रमुख नहीं होता ना, ये हो कैबिनेट मंत्री के नीचे, तथा इनका कार्य कैबिनेट मंत्री की सहायता करना होता है। उप मुख्यमंत्री, उपमंत्री, इसे भी जान लो, उपमंत्री क्या हो। इनका दर्जा सबसे निम्न होता है, जानबूझ कर बनाया जाए एक प्रकार का, ठीक, फालतू। इनका दर्जा सबसे निम्न होता है, ये कार्य तथा मंत्रियों की सहायता करते हैं। इनका कार्य मंत्री, अन्य मंत्रियों की सहायता करना होता है। मंत्रियों के इन तीनों प्रकार तथा चारों स्तरों के समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद देखो किसे कहते हैं, मंत्रिपरिषद देख लो, पेपर में पूछेगा। मंत्रिमंडल तो तुम पता लग चुका, कैबिनेट मंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे। मंत्रियों के इन तीनों प्रकार, 3 प्रकार के मंत्री बताए कौन कौन से। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र, इन सबको मिलाकर हमारी मंत्रिपरिषद बनती है। अब मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन हो, प्रधानमंत्री सामने बैठेंगे, सारे टेबल करके बैठेंगे, थोड़े सारे मंत्री जाएंगे, स्वतंत्र प्रभार राज्य फलाना ढिमका मुखड़ा सब मंत्रिपरिषद में, पता लग जाएगा। मंत्रिमंडल दिखा, समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। चारों स्तर के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जा सकता है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है, लिखा हुआ ना, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है। क्योंकि यार मंत्रिमंडल में है क्या, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री है और कैबिनेट मंत्री है, ये तो मंत्रिपरिषद में बैठे हुए, लेकिन मंत्रिपरिषद का फैसला सर्वोच्च नहीं होने का। यहाँ फैसले होंगे, हमें ये करने वाले, ये करने वाले। अच्छा, एक काम करो, पल्ली तरह को मंत्रिमंडल बैठी हुई, मोदी जी तो उठ के चले गए, जो खास खास उनकी मंत्रिमंडल में वो, ठीक, अमित शाह हो गया, राजनाथ सिंह हो गया, बड़े बड़े मुद्दे 5-7 लोग मिला के 15-20 के आसपास हो, ठीक। और उनके बाद में वे बैठकर तय करेंगे, एक कोने में बैठकर, देश में कुछ होगा नहीं होगा। इन्होंने तो बना दी, नीति तैयार कर दी, सब अपना अलग अलग राय दे रहे हैं, ये बीजेपी पार्टी के सारे, ठीक। अब इस मंत्रिमंडल में क्या होना ये तय करेंगे, वो मंत्रिमंडल तय करेगा। संसदीय सचिव बहुत इंपॉर्टेंट पद है इसका। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही भाग होते हैं। यह संसद के ही सदस्य होते हैं, यह संसद के ही सदस्य होते हैं, उन्हें संसदीय सचिव बोलना। इन्हें प्राय राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता है, संसदीय सचिव देख लो, लेकिन यह मंत्रिपरिषद का भाग नहीं होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मंत्रिपरिषद का भाग नहीं होते, यह संसद के ही सदस्य होते हैं, संसद के ही होंगे। प्राय राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता है, राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा, लेकिन मंत्रिमंडल का, मंत्रिपरिषद का भाग नहीं होते, क्योंकि इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं इनकी नियुक्ति, अपनी पार्टी में बना देंगे ना, संसदीय सचिव बना दिया। ये प्रधानमंत्री शपथ दिलाते हैं ना, प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किचन कैबिनेट बहुत फेमस है और मीडिया में बहुत चले हुए शब्द, किचन कैबिनेट, मित्र या परिवारजन जिसे कहते हैं। इस प्रकार का कोई शब्द संविधान तथा विधि में उल्लेखित नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, मीडिया में दिया शब्द। प्रधानमंत्री के वे सहयोगी जो
निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं उनके समूह को किचन कैबिनेट कहते हैं। अब इस कुछ खास है मंत्रिपरिषद ने किचन कैबिनेट किसे कहते हैं, इसका मतलब वो कुछ 4-5 गिने चुने लोग हैं, ये फैसला करते हैं। अब मीडिया में चलता है किचन कैबिनेट चलन की खिचड़ी पका किचन में, कुछ भी देश में चलने जाएगा 4-5 लोग मिलकर फैसला कर ले, इसे बोल लो किचन कैबिनेट। ये हमारे पास शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट कैसे बोल रहा हूँ, यह विपक्ष के द्वारा बनाया गया छाया मंत्रिमंडल है। इधर पता कौन है, इधर लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा हुआ, लोकसभा का विपक्ष का नेता राहुल गांधी, उनका खुद का एक अलग तनुकर है, मैं थर्म प्रधानमंत्री, टेंशन नहीं लो, मैं तेरी जनता के सामने उठाऊंगा, मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री हूँ विपक्ष वालों का A to Z। अच्छा तू कौन, चल तू रक्षा मंत्री बना दिया, चल तू कौन, तो कपड़ा अपने भी बना दिया, बस ऐसी। और जनता को भी लगने लगा कि ये नहीं तो फिर ये है प्रधानमंत्री, इस तरह मोदी नहीं तो कौन, राहुल गांधी। अगर गिर गया गिरने का नहीं। शैडो कैबिनेट पता लग गया, शैडो कैबिनेट, छाया कैबिनेट, विपक्ष के द्वारा छाया मंत्रिमंडल बनाया जाने वाला काल्पनिक मंत्रिमंडल है। इसके 2 लाभ है, क्या है, वास्तविक मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखता है, उसको क्या तेरी औकात इतनी कल को गिर तेरी से बर्बाद। मतदाताओं के समक्ष विकल्प उपलब्ध होते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मतदाता क्या है, मैंने क्या कहा भी, ये नहीं तो फिर कौन, वो तुम कौन हो मतदाता, इसने देंगे से देंगे वो राहुल गांधी को, समझ नहीं बात है। तुमको क्या लग रहा है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। 52-55 साल हो गए मेहनत करते करते, 20 साल का था जब, मान लो 20 साल के आसपास से समझ लो, तो 20-22-25 साल हो गए मेहनत करते करते। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अच्छा जब 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 मायावती थी ना, मायावती ने भयंकर भाषण दिया करती थी, मायावती ने कहा था मुझे प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोकता। मायावती पर हंसना नहीं चाहिए, मायावती 4-5 बार सीएम रह चुकी, यूपी की कभी होशियार हल्के में 4-5 बार सीएम रही वहां, वही बात है, नहीं बीच बीच थोड़ी सरकार गिरती भी रही, 5 बार सीएम रही और 4 बार लोकसभा चुनाव हारी। यहाँ तो भी लड़के चली गई, पंजाब तो लड़के चली, बीजनौर से भी कई बार लोकसभा चुनाव हारी। और मायावती का प्रशासन, अब पूरी दुनिया के अंदर ना मायावती पर किताब लिखी जाती है, क्योंकि उस सदी के अंदर वह, या किसी भी सदी, वह 20वीं सदी थी, 20वीं सदी के अंदर किसी महिला का घर से बाहर निकल कर और चुनाव के अंदर प्रचार प्रसार करना, इस बात का महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। क्या शांत, बहुत बड़ा वोट बैंक, जिसका राजनीति कोई बैकग्राउंड नहीं आता। कांसी राम का नाम सुना तुमने, कांसी राम रात को 12-1 बजे उनके दरवाजा खटखटाते हैं, टक 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 कर ऐसे दरवाजा खटखटाते हैं। IAS की तैयारी कर रही थी, लो भी कर चुकी थी, बस चुपचाप घर में बैठ कर पढ़ती रहती थी, जिस तरह तुम्हारे अंदर राजनीतिक चेतना जागी। इन सोचे थी कि हमारा भी कोई दरवाजा खटखटा तुम्हारा नहीं कोई खटखटा, वह सभाओं में भाग भी तो लेती, उसका भाषण बड़ा खतरनाक था। एक बार कांसी राम ने उसका भाषण सुन लिया, ठीक, उस दिन उसकी किस्मत जाग गई। उसने कहा कि क्या करते हो, उसने कहा जी मैं तो IAS की तैयारी करती हूँ और इस तरह करके मुझे IAS बनना, क्योंकि उसके बाप ने वही सिखा रखा था उसे कि IAS ही बनना, तुझे तो देश में बड़ा काम करना ना, तो तू IAS बन जा, बहुत बड़ा काम कर सके। कांसी राम ने जिस दिन दरवाजा खटखटाया ना उसका, उस दिन पता क्या कांसी राम ने क्या समझाया उसे, कि तेरे सामने ना देश में तुझे इस एरिया का पूरा मुख्यमंत्री बना दूंगा, तेरे सामने पता नहीं कितने IAS अधिकारी लाइन में लगे रहेंगे। अब बन गई, टाइम लगा, 200 साल उसने मेहनत करी, साइकिल लेकर गांव गांव गली गली यात्रा निकाल ली, जब यूपी का हिस्सा करता था, हमारे गांव में भी आई थी। बाप के साथ कभी नहीं बनी उसके बाप, क्योंकि उसके बाप हमेशा लड़कों को वरीयता देते थे, तो वही बात है। उसके बाद उसने फिर अपना घर छोड़ दिया था। एक लड़की अपना घर छोड़ती है और घर छोड़कर कह देती है कि मैं वो करके दिखाऊंगी जो तुमने आज तक अपने बच्चों की वरीयता दी और पूरे एरिया के अंदर नाम कमा कर दिखाया। 5 बार किसी, आज देख लो शांत बैठी रहती है, और उनके भाषण देखा ना, कभी एक विवट ना तो इधर जाने का ना इधर जाने का, वो संतुलित वे में अपनी बात को रखती है। ये हुआ IAS की तैयारी का नतीजा, संतुलित वे में, अंधों की तरह नहीं इसकी तो बुराई करते चले जा रहे हैं, इसकी बड़ाई करते चले जा रहे हैं। लिख के भाषण लगती प्रॉपर मात्रा में, और उनके भाषण बहुत कम भाषण मिलेंगे उनके,
ठीक है, प्रॉपर मात्रा में बोलती है। जातिवादी की राजनीति करती है, लेकिन उन पर ही उनकी बागडोर खड़ी हुई। सही बात, जातिवाद की थोड़ी राजनीति करती है, मैं उसका थोड़ा समर्थक नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन उस समय के हिसाब से देखो तो सही भी है बिल्कुल। समझ में आई बात। और जब पहली बार राजनीति में आए थे ना पॉलिटिक्स में, आज भी तुम यूपी के अंदर जाओ और एक बार मायावती का नाम ले, दूसरी बात तो उसको सुनने का नहीं कोई, अगर वो दलित कम्युनिटी से आता, मजाक नहीं कर रहा है। अभी हम यहाँ हमारे यहाँ से जो 65-55 साल के जो लोग हैं ना, उनके सामने मायावती का नाम ले लो, उस मायावती ने तो कौन, तुम है कोई नहीं। ऐसी विचारधारा जनरेट करी एक लेडी ने, आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हो, ठीक है। तो मायावती उस टाइम पर बहुत बड़ा नाम था। एक महिला का नाम बताओ जो उस टाइम की राजनीति में चमक रहा हो और देश पूरी दुनिया का सबसे बड़े राज्य की सीएम बनना। इंदिरा गांधी के पास बैकग्राउंड था, मायावती के पास बैकग्राउंड नहीं है था, इसलिए लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं यूपी के अंदर। नहीं समझ में आया तुम? दूसरी का नाम बताओ चलो मुझे, जिसने ऐसे, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने दम पर गई हो, तो तुम्हारे लिए महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है वो भी 20वीं सदी का, 20वीं सदी के अंदर सीएम बनना। 95 की बात बता रहा हूँ तुम, 95-96 के आसपास की बात। क्या इनका तो सबका राजनीतिक बैकग्राउंड था, नेहरू का, गांधी परिवार, इनका तो सब जुड़ा हुआ था भाई। गांधी उसका, इंदिरा गांधी का, तो पता कैसे घूमती थी, घर से बाहर निकल कर, एक सिंगल एकमात्र कमरे में रहती थी बेचारी, एक कमरे में रहती थी, बाहर अपने घर से, घर छोड़ दिया था, अपने घर नहीं गई। और जब सीएम बनी थी ना, कितने तो मंत्री, कितने आईएएस, कितने विधायक उसके पीछे, सब पागल A to Z। पता नहीं कितने सारे आईएएस अधिकारी वहीं खड़े रहे थे, आज भी खड़े रहे, सिक्योरिटी मिली थी भयंकर वाली, बहुत बड़ा वोट बैंक ले घूम रही। ये वो लोकतंत्र की ताकत है। पढ़ लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में जानते हैं, 47 से लेकर 64 तक प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, 47 से लेकर 64 तक। देश की प्रथम विदेश नीति इनके द्वारा बनाई गई। समझ ये बात है। अच्छा, हमारी ये ना विदेश मंत्री भी रहे। ये बात अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति के पास पूरी सुविधा है, पूरी फुल सुविधा, ठीक, तो क्या तुम मानते हो उसके फैसले सही नहीं होंगे? मान लो किसी व्यक्ति के पास पूरी सुविधा है, तो हम ऐसे कैसे निर्धारित कर लेते हैं कि यार इसके फैसले कभी भी सही नहीं होने? वर्तमान समय का समाज ऐसा ही हो चुका है। एक व्यक्ति बहुत गरीब हो, समझ एक बात, यार उसने कहा कि मैं चाय बेचता था, ठीक, इस बात की क्या गारंटी, वो स्कूल कभी गया नहीं और उसके फैसले बिल्कुल सही होंगे? इसे हम पूर्वधारणा कहते हैं। समझ में आएगी बात। ऐसे ही हम प्रधानमंत्री और नेहरू की तुलना करते हैं, नेहरू की और प्रधानमंत्री की वर्तमान समय की कोई तुलना भी नहीं है। आज का भारत जिसे तुम देखते हैं ना, जिसे मॉडर्न इंडिया का फादर कहा जा, आधुनिक भारत का पिता कहा जा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की राजनीति में नहीं, विदेश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम रहा। सही बात है, देश को आज़ाद करवाने में बहुत बड़ा योगदान है पंडित नेहरू का। उनकी नीतियाँ जो हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को प्रभावित करती रही, और ऐसे स्तर पर ऐसी कूटनीति, ऐसी डिप्लोमेसी बना कर दी, जब देश के अंदर हम ऐसे 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 मुकाम पर खड़े हुए थे, तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आता। समझ बात है। 10 रुपए में घर चलाना आम बात थोड़ा ही ना, वो नेहरू तो सीख पैदा होगा। विदेश मंत्री भी रहेंगे, देख लो, नेहरू को विदेश नीति का जनक भी कहा जाता है। भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडोनेशिया के सुकर्णो और मिस्र के नासिर और घाना के सेनेगा और में मार्शल टीटो के रहे, ये नाम के संस्थापक भी रहे, नाम बनाया था इन्होंने। गुट निरपेक्षता का सिद्धांत दिया इन्होंने। ये गुट निरपेक्षता सिद्धांत कई बार पेपर में पूछा जा, जो बच्चे बीए करते रहे उन पर भी हम, सही बात है, उनको पॉलिटिकल साइंस हो तो 28 अप्रैल 1954 को दिया था, पंचशील का सिद्धांत भी कहते हैं, गुट निरपेक्ष सिद्धांत। जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में एक पंचशील समझौता हुआ था। यह पंचशील समझौता क्या था समझ लो, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने। पंचशील समझौते में क्या होता है, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, तुम्हारा क्षेत्र मेरा क्षेत्र, बिल्कुल सम्मान करेंगे दूसरे का, उसके बाउंड्री में हस्तक्षेप नहीं करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानजनक व्यवहार करेंगे, शांतिपूर्ण सहस्तित्व बनाए रखेंगे। उसके बाद 5वां हमारे पास है ए बी सी डी ई, अच्छा यही तक था बस,
यही तक था, बस 5 हो गए। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, इन्होंने करा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1949 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, जेवीपी कमेटी बनाई गई थी। इनके अंदर में इसके सदस्य जेवीपी कमेटी के, जहां जहां पंडित नेहरू का नाम आगा वो मैं तो बता के चलूंगा। जेवीपी समिति भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से इनकार कर दिया था जेवीपी कमेटी ने, कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। हैदराबाद के एक आंदोलन के कारण 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य का गठन किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर दिया, आंध्र प्रदेश राज्य बना दिया हमने। उसके बाद 1953 जहां जहां पंडित नेहरू, इस टाइम पंडित नेहरू की सरकार, जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में। के एम पनिकर, हृदयनाथ कुंजरू, इसमें 2 अन्य सदस्य थे। ठीक, पंडित नेहरू भी थे सुनो। इस आयोग ने अनुशंसा 1955 में आयोग की अनुशंसा को अनुरोध करने के 7वां संविधान संशोधन किया। छोड़ दो 7वां संविधान लागू हुआ, राज्य 4 राज्यों श्रेणी में समाप्त कर दिया, मैंने पहले पढ़ा चुका था। नेहरू के बारे में जब जानना है तो यहाँ पे जाना होगा। भूमि सुधार कानून लेकर आए, सही बात है। सामंती व्यवस्था जो चल रही थी ना हमारे यहाँ से, सामंती व्यवस्था मतलब जो सामंत होगा, जमींदार होगा, ऐसी व्यवस्था को समाप्त करने का श्रेय भी पंडित नेहरू को दिया जाए भाई। उसके बाद उन्होंने 1951 में प्रथम संविधान संशोधन करा, और उसके बाद ना ये लागू हुआ छोड़ दो, पहला संविधान संशोधन के समय में लागू हुआ। मई 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से अस्थायी निवासी को परिभाषित करा गया। छोड़ दो देखो, लक्षद्वीप, चंद्रनगर, माहे, कराईकल द्वीप को फ्रांस से लेकर भारत में मिलाया गया 1955 में। ये पहले फ्रांस वालों के पास थे। नेहरू जी IIT, IIM, AIMS, एम्स जैसे कहते हैं, इत्यादि का जनक भी कहा जाता है। आज क्या देश के अंदर टेक्नोलॉजी में किसका योगदान? IIT वालों का, IIM वालों का, बिजनेस के मामले में, डॉक्टर के मामले में क्या है? एम्स। आज भी लोगों का सपना बनाई किन नेहरू ने, सही बात है। और ये तो झूठ बोलते हैं जो वर्तमान समय की सरकार, इतने बना दिए, कुछ नहीं बनाया। पंडित नेहरू ने बड़े बांधों पर लोक उद्यम बनाए, आधुनिक भारत माता के मंदिर की संज्ञा भी दी इन्होंने। 1958 में नेहरू के नून कहाँ पर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नून, इनके बीच में समझौता भी हुआ था। बेरोजगारीवाद को लेकर पाकिस्तान को देने के लिए 1960 में 9वां संविधान संशोधन किया गया था। बेरोजगारीवाद बहुत विवाद आता था। बीजेपी सरकार इस पर आरोप लगाती है कि भाई जो है ना, भारत की सरकार ने अपना कुछ क्षेत्र पाकिस्तान वालों को दे दिया, उन्हें और कुछ तो मिलता नहीं राजनीति करने का। 1961 में गोवा, दमन दीव को पुनः प्राप्ति के लिए पुर्तगाल के विरुद्ध भारतीय सेना ऑपरेशन विजय चलाया था। ये ऑपरेशन विजय पुच्छ, गोवा के अंदर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। उन्होंने कहा बेटा निकलो यहाँ तो जल्दी फटाफट देखते स्पीड था। कौन सा ऑपरेशन चला? ऑपरेशन विजय 1961 के अंदर है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, पहली बार राष्ट्रीय पथकाल इसी नेशनल इमरजेंसी रही, इसी टाइप, इसी कारण लगा था। उसी समय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की क्या खास बात है? इनकी खास बात है ये इनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाए। सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करना का श्रेय 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद पदेनाध्यक्ष रहे, ये बनाया इन्होंने। एक नेशनल डिफेंस फंड भी बनाया था, योजना भी इनके टाइम पे बनाया 1951 में। प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना भी इसी टाइम पे की थी 1948 में। 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री का निधन होगा, 27 मई को चले गए, चला गया छोड़ के। पंडित नेहरू के निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के पश्चात कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर, गुलजारी नंदा के बाद। गुलजारी लाल नंदा एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, एकमात्र जो 2 बार बने हैं। हाँ, 2 बार कार्यवाहक बने। कार्यवाहक प्रधानमंत्री जैसा किसी पद का उल्लेख संविधान बनी है, ये भी सही है। कौन है उसके बाद? किसका इंतजार हो तुम? 1963 में 1963 बहुत बड़ा काम करा है लाल बहादुर शास्त्री ने। राजभाषा अधिनियम 1963 ले आए, देख लो सब, ये सवाल पूछे जा सके। 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ, छोड़ दो। इस अधिनियम में क्या क्या करा गया? अंग्रेजी को राज्य के लिए उपयोग किए जाने वाले का प्रावधान किया गया। राजपाट जितने भी डॉक्यूमेंट छपेंगे अंग्रेजी में छपेंगे। कल को तुम सिविल सर्विस में जाते हो ना, अगर बेटे तुम अंग्रेजी नहीं आती ना, तो ये तुम्हारा सत्यानाश हो गया। इसलिए चीज की शुरू कर दो अंग्रेजी भी, ठीक है? नहीं तो डिपार्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम होने वाली, हर जगह गूगल नहीं काम करने का।
कहीं भी कोई भी बेइज्जती कर देगा, नहीं तो कोई भी बैठा हुआ पता लगा मंत्री तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा अंग्रेजी है और तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। फिर वो डॉक्यूमेंट इंग्लिश में छापे जाएगा, पूरा कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा उसे, पढ़ गए इसके सामने। कच्छ का रण क्षेत्र को लेकर 1965 में भारत पाकिस्तान की युद्ध हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान ही गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता का एक हमले में निधन हो गया। कच्छ का भारत पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ, भारत और पाकिस्तान में ताशकंद समझौता हुआ। शास्त्री जी का वही दिन होगा। कुछ लोग कहते हैं शास्त्री जी को जहर देकर मारा गया था, सही बात है। कुछ लोग कहते हैं हार्ट अटैक आया था। ये बर्खास्त ताशकंद समझौता, ताशकंद देख लो। देश के पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका निधन विदेश की धरती पर हुआ, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका विदेश की धरती पर जाकर मरे। शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, जब हमें युद्ध चल रहा था हमारे नारा दिया था। शास्त्री जी पहले व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें मरने के बाद भारत रत्न दिया गया। इंदिरा गांधी आएगी, जिसका मुझे था इंतजार, 16 वर्षों तक प्रधानमंत्री रही। मोदी जी इसका रिकॉर्ड तोड़ने वाले, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, 15 साल हो जाएंगे मोदी जी को। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में 11 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया कि के सुब्बाराव इस पीठ के अध्यक्ष थे। गोलकनाथ, अच्छा क्या था? हाँ, जो इसके टाइम पर हुआ वो देख लो। यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। गोलकनाथ वाले मामले में निर्णय दिया था संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। कितनी बार बढ़ाया मैंने तुमको? रुस्तम जी कवासी कपूर बनाम भारत संघ 1970 के मामले में इसे अवैध घोषित कर दिया। 1914 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा था। 1969 में राजा महाराजाओं की पीरियड्स को समाप्त किया गया और माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ 1970 के बाद इसे अवैध घोषित कर दिया गया। तो छोड़ दो। 71 में 24वां संविधान संशोधन हुआ। 24वां संविधान 1971 में इसी के टाइम पर हुआ। अनुच्छेद 13 में संशोधन कर संविधान संशोधन विधि की परिभाषा से बाहर कर दिया। अगर संविधान में संशोधन करोगे ना, वो विधि की परिभाषा में नहीं आनेगा और उसकी न्यायिक समीकरण नहीं कर सकते, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। कब की बात है? अनुच्छेद 368 में संशोधन कर राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना, स्वीकृति अनिवार्य हो गया। संविधान संशोधन को तो स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। 25वां संविधान संशोधन हुआ। 31C नामक अनुच्छेद जोड़ा गया। कुछ नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी गई कि बताया नीति निर्देशक तत्व बड़े, मौलिक अधिकार छोटे। 26वां संविधान संशोधन द्वारा राजा महाराजाओं की प्रीवेंस को समाप्त कर दिया गया। ये पड़ी तुम्हारी पेंशन ठालो। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के अंतःकरण की आवाज पर मतदान हुआ और द्वितीय वरीयता के मतों के आधार पर दीदीगिरी राष्ट्रपति को छोड़। और देखो क्या क्या हुआ आज के दिन में। चौथी लोकसभा पहली लोकसभा है जो अपने निर्धारित अवधि 67 से लेकर 72 तक चली और 1971 में ही भंग हो गई। पहली ऐसी लोकसभा 67 से लेकर 72 तक चली है, फिर रास्ते में भंग होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ना इंदिरा गांधी से चिढ़ाना शुरू कर दिए। दिसंबर 1971 में जो क्या है चकमा शरणार्थी के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, वो पाकिस्तान बना दिया ना, बांग्लादेश बना दिया। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की स्थापना कर दी इसने। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का पितामह कहा जाता है क्योंकि इसने इंदिरा गांधी का साथ दिया था ना। युद्ध के समय यहुआ खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। छोड़ दो। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच सिमला समझौता हुआ जुलाई 1971 में जुल्फी खान मुद्दों पर। उस समय पाकिस्तान छोड़ दो। केशवानंद भारती के सयानी के सामने मामले में और उसमें क्या कहा गया था? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सको, हाँ, आधारभूत संरचना को ध्यान में रखना होगा। SM सीकरी की अध्यक्षता में आया था ना फैसला। SM सीकरी इस पीठ के अध्यक्ष थे। उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता को छोड़ते हुए अजीत नाथ रे को अन्य मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। क्योंकि जो ना इनका नाम बाद 3 बंदों के बाद आता है, इन्हें लेकिन पहले वरीयता दे दी। इंदिरा गांधी ने बहुत गलत काम भी करे कुछ। इनके समय में नवनिर्माण आंदोलन भी हुआ गुजरात के अंदर। 74 के अंदर 33वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया किसी संसद के सदस्य द्वारा इस्तीफा दिए जाने पर संबंधित सदन का अध्यक्ष इस्तीफे के सही सुनिश्चित होने पर उसे स्वीकार करे। परमाणु परीक्षण हुआ इनके टाइम पर 18 मई 1974।
भारत बांग्लादेश के बीच ना गांव की अदला बदली शुरू हो गई। बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र जैसे विवाद रहा आज भी। ये देख लो इंपॉर्टेंट है। अभी म्यांमार को ना भारत में मिलाने की बात चल रही, जिस तरह में सिक्किम को मिला। देख लो 75 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची तथा क्या संविधान में तथा दो इसे छोड़े हटाओ। दसवीं अनुसूची कहाँ तक आएगी? आ भी सकती, चेक कर लियो एक बार। अच्छा सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया था। छोड़ दो, पढ़ लियो कर जाएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है। और जयप्रसाद जयप्रकाश नारायण हो, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय पथ काल लगा। उनतालीसवां संविधान संशोधन छोड़ते सर के रखे से पढ़ना बैठ। 76वां सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति में देख लो कौन कौन थे, पूछने का नहीं, छोड़ दो, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये जोड़ा गया था, यहाँ तो पूछा सवाल। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ी गई थी, ठीक। उसके बाद प्रस्ताव में 3 नए शब्द जोड़े गए, परंतु निरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता। 31वें संशोधन कर दिया गया और डीपीएसपी मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दे दी गई इसी टाइम पे। देखो क्योंकि 42वां संविधान संशोधन पूरा देख लो क्या क्या हुआ। 74वां संशोधन कर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को अनिवार्य बना दिया गया। पीछे पढ़ चुके मैं सब। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा विधानसभा कार्यकाल बढ़ाकर इमरजेंसी लग रही थी क्या? अच्छा, केंद्रीय विधियों को उच्च न्यायालय की में चुनौती नहीं दी जा सकती। अच्छा, 139 ए जोड़ा गया तथा यह प्रावधान किया गया कि समान प्रकार के मामलों को 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने पर उच्चतम न्यायालय का फैसला सर्वोच्चतम होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च होगा। ये भी करा था 39 से 43 से 48 से नामक अनुच्छेद जोड़े थे। मैं 42 से सिद्धांत फोर्थ चौथा भाग के अंदर जोड़ा था ना, मौलिक कर्तव्य 51 ए जोड़कर मूल कर्तव्यों का उल्लेख करता था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति से 368 में संशोधन कर दिया गया था। प्रावधान किया कि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, यानी संविधान में संशोधन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। 42 से संविधान संशोधन करा, इसे लघु संविधान भी कहते हैं। एक छोटा संविधान बनाकर रख दिया, ठीक। 42 से संविधान संशोधन पढ़ो। अच्छा, ये फिर यही काम करा, ठीक है, छोड़ दो। ये देखो, इस आयोग का नाम है ना 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए आरएस सरकारी आयोग के बनाया गया था। आरएस सरकारी आयोग इंपोर्टेंट है, पेपर में कई बार सवाल पूछ रखा है। केंद्र राज्य संबंधों को ध्यान में रखने के लिए बी शिवरमन और एसआर सेन इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। छोड़ दो तो गुट निरपेक्षता आंदोलन 7वां सम्मेलन हुआ, छोड़ दो सभी। 1984 में मेघदूत चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन ग्लेशियर के लिए। ऑपरेशन में ब्लू स्टार चलाया गया था, पंजाब के अंदर जो आतंकवादी छिपे हुए थे वहां गोल्डन टेम्पल में। 31 अक्टूबर 1984 को, क्योंकि यहाँ ना सिखों को मारा गया था। फिर इस सिख इसका गार्ड था, सिख, उसने इसे मार दिया फिर, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था ना। फिर कौन आए? मोरारजी देसाई। केंद्रीय स्तर पर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार बननी है। 77 आ गया,
ऐसी सरकार बननी जो गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार। हाँ, इस समय भारत में विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और 1978 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित करा। बताओ, एक व्यक्ति 1978 में जाकर हिंदी में लेक्चर दे रहा है, वो भी संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी का जज्बा देख लो। मोरारजी देसाई को पाक सरकार द्वारा निशान ए पाकिस्तान को सम्मान दिया गया था। मोरारजी देसाई को निशान पाकिस्तान का बहुत बड़ा सम्मान है। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न, निशान ए पाकिस्तान दोनों सम्मान मिला। भारत रत्न मिला, दोनों सम्मान लेके बैठे वहां का निशान ए पाकिस्तान। 340 के आधार पर 1978 में बीपी मंडल के अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था। नेशनल बैकवर्ड कमीशन जैसे कहते हैं, बनाया गया था। बीपी मंडल के अध्यक्ष 1978 में बना था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन भी हुआ। 44वां संविधान संशोधन 79 में लागू हो गया। ठीक, उसके बाद इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी ने समाप्त कर दिया था मैंने, और 300 एमओ से विधिक अधिकार बनाया गया था। इसे मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लोकसभा विधानसभा कार्यकाल को पुनः 6 से कम कर दिया 5। पहले कितना कर रहा था? 5 से 6, अब 6 से कितना कर दिया? 5। 44वें संविधान संशोधन हुआ। 352 में उल्लेखित आंतरिक असंतोष शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब सशस्त्र विद्रोह लिखा हुआ। 352 में स्पष्ट उल्लेखित है कि मंत्रिमंडल को लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। हाँ, लिखित देना पड़ेगा। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 1979 में कांग्रेस के चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। ये चौधरी चरण सिंह का पुत्र ही है, जयंत चौधरी। हो अभी जो तुम देखते हैं, चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री के रूप में एक बार भी लोकसभा में नहीं गए। ये ले गया भारत में कंप्यूटर 84 से लेकर 89 तक। इनकी लव स्टोरी बहुत फेमस रही। एक रेस्टोरेंट के अंदर देख क्या क्या आरोप लगाते हैं सोनिया गांधी को लोग, यहाँ के लोग क्या क्या आरोप लगाते हैं। सोनिया गांधी इटली के बारे में डांस करती थी। ठीक, सोनिया गांधी इन्हें इटली के रेस्टोरेंट में मिली थी। बीजेपी वाले का काम है। और जो राहुल गांधी है ना वर्तमान समय का, वो सोनिया गांधी का ही पुत्र। सोनिया गांधी के पति का नाम था राजीव गांधी। ये प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री इनको गोली मार दी थी तमिलनाडु के अंदर जब ये बहुत आम आदमी थे, आम आदमी की तरह रहते थे और जनता तो जुड़ते थे। बहुत भारी बहुमत मिला था। राजीव गांधी जैसा भारी बहुमत नहीं मिला थे किसी को। इंदिरा गांधी भारी बहुमत मिला था। 455 सीट थी इनके पास। मोदी जी 400 का नारा लगाते रह गए। हाँ, 455 सीट लेके बैठे होते। 84 को सुन लो सर। सीकरी आयोग, महारवा आयोग, नानवाटी आयोग इत्यादि इनके समय बने। दिसंबर 19 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 50% से अधिक मत तथा 400 से अधिक स्थान प्राप्त हुए थे। और दूसरे पार्टी ने भी समर्थन दिया था। बहुत सारी सीटों में 400 ज्यादा सीट। लोकप्रिय प्रधानमंत्री लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। तो राजीव गांधी थे। राजीव गांधी के समय में ही 52वां संविधान संशोधन हुआ। दल बदल कानून लेकर आया। लोग एक पार्टी तो कूद को दूसरी पार्टी में जा रहे थे ना, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। राजीव गांधी अकाली नेता हरचरण सिंह और लोंगेवाल समझौता हुआ था इनके बीच में। लोंगेवाल समझौता अकाली दल के नेता हरचरण सिंह और इसके राजीव गांधी के बीच में हुआ था। लोंगेवाल की हत्या हो गई थी फिर बाद में। राजीव गांधी व आसू के बीच समझौता हुआ 1985 में। असम समझौता बोल रहे हैं। ठीक, ये 15 अगस्त 1985 असम वालों के बीच में, इसके बीच में समझौता हुआ था। 85 में मोहम्मद अहमद खान बनाम भारत साहबानों वाला जो केस है 3 तलाक वाला, वो इसी के समय में आया। हाँ, 3 तलाक वो आज तक चलता रहा था। अब तक चल रहा मामले में निर्णय लिया गया इस प्रावधान को समाप्त करने हेतु मुस्लिम महिला तलाक से संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। इसी के टाइम पे कि कोई भी तलाक देके चल जाता ना, ये बनाया था। फिर मिजोरम की समस्या में समाधान करने हेतु 1986 में मिजो समझौता हुआ और 53वां संविधान संशोधन हुआ और 371 जी नामक अनुच्छेद जोड़ा गया। ये जोड़े गए थे अपने पास। जब हमने 75 में 36वां संविधान संशोधन करा, 36वां संविधान संशोधन करा, तो हमने 371 ऐप जोड़ दिया, सिक्किम को उसमें मिला दिया। 53वें नंबर पर हमने मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को मिलाया जी और एच जोड़कर। उसके बाद हमने आई जोड़कर मिलाया गोवा को। तो आई जोड़ के मिलाया गोवा को, उसके एच जोड़ के मिलाया अरुणाचल प्रदेश को। जी मिजोरम, जी मिजोरम। एफ तो सिक्किम होगा, छोड़ दो। और कुछ हुआ? हाँ देखो क्या हुआ।
55वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश में 371 एच नामक अनुच्छेद जोड़ा गया। 87वां संविधान संशोधन हुआ, 87वां 56वें संविधान संशोधन गोवा को 371 आई नामक जो अनुच्छेद जोड़ा गया। पंजाब के आतंकवादी के विरुद्ध 1986 और 88 में ऑफ ब्लैक थंडर आई वह पहले नंबर पर ये ऑपरेशन चलाया उन्होंने, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। 87 में श्रीलंका में लिट्टे समस्या के समाधान हेतु भारतीय शांति समझौता और श्रीलंका के बीच हुआ ऑपरेशन पवन चलाया गया। ये लिट्टे समस्या थी, लिट्टे मतलब एक यहाँ का समुदाय था, इन्हें नहीं तो मारा था राजीव गांधी को। 1987 में लिट्टे आतंकवादी ने मालदीव को छुड़ाने के लिए, लिट्टे आतंकवादियों से मालदीव को छुड़ाने के लिए मालदीव के अंदर ऑपरेशन कैक्टस चलाया था 1987 में। बोफोर्स तोप घोटाला, ये आरोप लग गया था इन पर, सुन लो। बोफोर्स तोप घोटाले की जांच हेतु बी शंकरानंद की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन हुआ। पहली बार जेपीसी की कमेटी बनी बोफोर्स तोप घोटाले में 87 के अंदर। 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा 326 में बदला हुआ और जो मतदान की, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जा। इस बार जो कांग्रेस की सरकार आई थी ना, इनका इस बात का उन्होंने ऐड बनाया कि जो वोट का अधिकार दिया 21 से घटा कितना कर दिया 18, पहले 21 साल वाले वोट डाल रहे थे, अब 18 साल का व्यक्ति भी वोट डाल सकता। ये अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, और कांग्रेस इसी बात का ऐड बना के घूम रहे थे इस बार। अच्छा, तो कौन सा वहां जाके देख रहा, कोई गुप्त नहीं कर रखा, चुपचाप किसी को डाल चलिए। 1989 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। 89 आएगा कांग्रेस की हार होगी, हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल था। 1991 में 197 सीट जीती इन्होंने। 1989 में बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह के नेतृत्व में विश्वनाथ प्रधान गठबंधन की सरकार बनेगी बीजेपी की 89 के बाद आ गई। अब वीपी सिंह इस बार सरकार द्वारा 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश पर लागू करते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया गया। यहाँ आरक्षण की शुरुआत है, ओबीसी को 90 तक आते आते 27% आरक्षण दिया। 1990 में कांग्रेस का समर्थन से चंद्रशेखर पीएम बने। 90 में पीवी नरसिम्हा राव चुनाव प्रचार के दौरान 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। 91 में हुई हत्या नहीं, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस हत्या की जांच मिलाप चंद जैन की अध्यक्षता में एक गठित आयोग कराया गया। इसे छोड़ दो। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए गए, 24 जुलाई 1991 में, और एक नई नीति आई एलपीजी जिसे कहते हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 का मामला मैंने पीछे पढ़ा चुका मैं तुम्हें। 50% आरक्षण किसी में लगा दी गई थी। 1906 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को लिबरल आयोग बनाया गया था। बाबरी मस्जिद पर लोग जाकर चढ़े गए थे कि यहाँ राम मंदिर होना चाहिए। अपनी बाजारिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एशिया के पूर्वी देशों के साथ मधुकर संबंध स्थापित करने के लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई थी इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने, कि पूर्व की तरफ देखो। मोदी जी ने कहा एक्ट ईस्ट नीति। आओ जान लो। अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1992 से लेकर 93 तक भारत ने अपने पश्चिम देशों के साथ मधुकर संबंध स्थापित करे, लुक वेस्ट पॉलिसी। 96 में कांग्रेस की सरकार के पश्चात वाजपेयी 13 दिन तक पीएम बने। वाजपेयी द्वारा इस्तीफा देने पर 96 में एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल बने। उसके बाद ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर। पड़ोसी देशों के साथ पहले इन्हें मधुकर संबंध स्थापित करने के लिए गुजराल सिद्धांत छोड़ दो। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में देख लो, अभी पीएम मोदी के बारे में, और बस मनमोहन सिंह के बारे में, फिर इसके बाद 2-3 और रहा है। अरे यार, 3 बार पीएम बने अटल बिहारी वाजपेयी। 1998 में इन्होंने दूसरा परमाणु परीक्षण करा, सफल रहा। बस यात्रा करके पाकिस्तान गए थे। बताओ, ऐसा प्रधानमंत्री जो बस की यात्रा करके पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान क्यों जा रहा है? फिर
कारगिल का युद्ध हुआ इस टाइम पे, ऑपरेशन विजय चलाया, ऑपरेशन विजय भूल मत जाना बिल्कुल। 2000 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम एन वेंकट चले के देश में संविधान समीक्षा आयोग बना था, थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। इस संविधान समीक्षा आयोग की नहीं कहा था कि जो लोकसभा के जो मंत्री परिषद के अंदर मंत्री होने चाहिए ना 15% होना चाहिए लोकसभा का, लेकिन उन्होंने 10% कहा था, इन्होंने 15% करा। भारतीय संसद पर हमला हुआ 2001 में, और मैंने तो हमला दिखाई भी रखा है। देख सुधीर चौधरी माइक ठाकर घूम रहा था उस टाइम पर, उसमें 9/11 2001 का हमला है वो 2011 का ऑपरेशन पराक्रम चला गया था। जब हमला हुआ ना संसद पर, ऑपरेशन पराक्रम चलाया था। इसी समय में 86वां संविधान संशोधन करा ना 2002 के अंदर, 21A के अंदर अनुच्छेद 51A के अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और शिक्षा का अधिकार को वजह दे दी गई, मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये 15% वाला मैंने तो पढ़ा दिया है। किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य कम से कम दल बदल कर सकते हैं, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 2/3 अगर कम सदस्य राजनीतिक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 2015 में भारत रत्न मिल गया ना, 18 में निधन होगा इनका, 2018 में मारे गए। 2018 में तुम कौन सी क्लास में थे? बस देख तो जब इनका निधन हुआ, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाए जाते हैं। और उस दिन मैंने तुम्हें जरूर अटल बिहारी, जब तुम पढ़ रहे होंगे ना अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ न कुछ बताया ही होगा तुम्हें। मनमोहन सिंह आगे 2004 से कब तक रहने वाले? सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को आया, रट्टा मार लो। 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण लागू हुआ, आया था 2005 में। महात्मा 100 दिन का रोजगार मिलेगा। घरेलू हिंसा को कानून पारित कर दिया 2006 में। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो सेकंड ARC रिपोर्ट आई है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट आई है 2005 के अंदर, 6 वाला लागू हुई है। साथ में देखो मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में एक पुंची आयोग बनाया, 2007 में बना पुंची आयोग, याद रखना बात है। आगे चलते हैं हमारे पास 2008 में मुंबई में हमला होगा, मुंबई हमला देख लो फटाफट। राम प्रधान समिति बनाई, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला होगा इस टाइम पर हमारे पास, पीसी चाको। 5th JPC कमेटी, 5वें नंबर की JPC कमेटी बनी थी इसमें, पीसी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। अन्ना हजारे में लोकपाल आंदोलन लेकर 2011 में, भयंकर आंदोलन था, मेरे सामने हुआ आंदोलन। यशस्वी प्रधानमंत्री आगे जिन्होंने देश को ना 2 करोड़ रोजगार दिए और 15-15 लाख रुपए खाते में आगे। ठीक है, हमारे पास देखो प्रधानमंत्री जी पहले PM स्वतंत्र भारत के जन्म लेने वाले, ये स्वतंत्र आजाद भारत में जन्म लिया है, यानी 1947 के बाद लिए पैदा हुए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री है ना। ये पहली बार किसी दल के लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, 280 सीट ले गए थे 2014 में, 11वीं में था उस टाइम पर। और मैंने उस टाइम पर, जिस टाइम का चुनाव आया था रात के शाम के टाइम 5 बजे, तो मैं 2013 की बात हो गई, तब मैं वहां से गुजर रहा था। ठीक, और वहां मैंने BT गंज के अंदर लोग होर्डिंग लगा के देख रहे थे, सब लोग भरा भर वोट मारा था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार तो लोग परेशान हो गए थे ना, बदली थी उस टाइम में, बहुत पतला हुआ करता था मैं। अब जब मैं जा रहा था ना रास्ते में, मैंने खड़ा होकर ना ऐसे करके छोटे से कापी ले रखी थी हाथ में, ऐसे देख रहा था मैं खड़ा होकर, यार बताओ मैं यही चाह रहा था मोदी प्रधानमंत्री बन जाए, सच में ऐसा करके। पड़ोसी देश के साथ मधुरकर संबंध स्थापित करने में फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट, एशिया के पूर्वी देशों के साथ अधिक प्रगाढ़ संबंध स्थापित, एक्ट स्टूडेंटशिप 121वां संविधान संशोधन भी देके लेकर आए हैं। 99 संविधान संशोधन पढ़ा रखा है मैंने तुम्हें, इनके समय में ही एनजा के लेकर आए। संवैधानिक पीठ ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015 के मामले में 99 संविधान संशोधन रद्द। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ, इस पे चक्कू फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 2014 में जनता के साथ मन की बात का कार्यक्रम चलाया इन्होंने। 2015 में योजनाएं कोटा का नीति आयोग बनाया इन्होंने। अब तो मोदी जी के बारे में पढ़ते जाओ बेटे, लास्ट बस मोदी जी। 100वां संविधान संशोधन कराया ना, भारत बांग्लादेश के बीच में असम, पश्चिम बंगाल व मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ गांवों को लेकर समझौता हुआ, अदला बदली करी गई है, यानी कुछ गांव। 8 नवंबर 2016 को बहुत खतरनाक काम, 1 जुलाई 2017 आएगा, 2000 GST लागू कर दिया। 2018 के अंदर आते आते इन्होंने ओबीसी के आरक्षण को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और 102वां संविधान संशोधन कर 338B और 342A ये अनुच्छेद जोड़ दिए गए हमारे पास। 2019 में 103वां संविधान संशोधन
15(6) और 16(4) नामक अनुच्छेद जोड़े गए, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दे दिया गया। उसके बाद इन्हीं के समय में पता क्या हुआ, 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि पुलवामा अटैक इन्होंने करवाया, समझ की बात है, फिर इसी के नाम पे ये स्ट्राइक करवा के वोट लेंगे। छठी अनुसूची यो ना हमारे पास, छठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए वित्तीय प्रावधान करने हेतु 125वां संविधान संशोधन विधेयक अभी तो पेंडिंग छोड़ दो। 5 अगस्त 2019 को 370 धारा 370 हटा दी इन्होंने। 35(1) अधिकांश भाग समाप्त किया। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 2 नए केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 बनाया गया, 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। इसलिए हम 31 अक्टूबर को ना एकीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 31 अक्टूबर इसलिए क्योंकि इस दिन सरदार पटेल की जयंती हो। yes. 2019 में 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और 104वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में लागू हुआ है। अच्छा, हाँ, 334 में लिखी थी लोकसभा में SC/ST का जो आरक्षण है ना, ठीक, उसे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, 2030 तक लाया गया। 2019 में विधेयक सरकार दादर नगर हवेली और दमन दीव के लिए विलय के लिए लाया गया। 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर लिया गया। और भी मोदी के बारे में बहुत सारे पॉइंटर लिख सकते हैं तुम। इस कुछ क्वेश्चन हमारे पास मंत्रिपरिषद और संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री के दायित्व का उल्लेख कीजिए। प्रधानमंत्री का क्या दायित्व हो, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल मंत्री पूछ रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास खत्म खेल। महान्यायवादी कुछ भी नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई ऐसे ही करी जा। जब तू एक सब्जेक्ट को लंबे समय तक पढ़ती जाएगी ना तो कनेक्टिविटी महसूस होती जाएगी और सारे सवाल सही होते चले जाएंगे। काम तो पता लग गया ना, काम दे दिया ना मैम ने, हाँ काम वही रहने वाला।